हेलो, वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल B2 स्टडी IQ पर। तो ये वीडियो है आपके IBJIO के लिए, जो कि आपकी स्किल टेस्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये आपको IBJIO के लिए पार्ट 2 है। स्किल टेस्ट के लिए पार्ट 1 की वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है। जिसने भी अभी तक नहीं देखी है, सबसे पहले वो पार्ट 1 की वीडियोज़ देखे, क्योंकि आपको पार्ट 1 की वीडियोज़ में जो है काफ़ी सारी बेसिक्स बताई गई है। जो भी आपकी सबसे पहले बेसिक्स वाली क्वेश्चंस होती है, वो पार्ट 1 में बहुत सारी सी कवर ऑलरेडी हो चुकी है। ये आपको पार्ट 2 है, जिसमें कि आपको जो बेसिक्स पहले समझे होंगे, उन्हीं को एडवांस लेवल पे समझ आएगी। तो आपको अगर पार्ट 2 समझ में, आप पहले अगर पार्ट 2 देख लेते हैं, तो हो सकता है कि पार्ट 2 आपको समझ में ये वीडियो पहले समझ में ना आए। इसलिए जो है आप पहले पार्ट 1 की वीडियोज़ देखो, ताकि आपको जो है ये वीडियोज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं इस वीडियो में कोशिश की हूँ कि आपके जो भी स्किल टेस्ट में क्वेश्चंस बन सकते हैं, बेसिक टू मॉडरेट टू एडवांस, वो सारे चीज़ों कवर करने की। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको जो है स्किल टेस्ट क्लियर करनी है। आप ये मान के चले, तो अगर आप 2 से 3 घंटे किसी एक वीडियोज़ को दे देते हैं, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करती है, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप सभी को पहले बता दूं कि जिसने भी अभी तक पार्ट 1 की वीडियोज़ नहीं देखी है, सबसे पहले वो पार्ट 1 की वीडियोज़ देखें। पार्ट 1 की वीडियोज़ में आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें कवर की गई थी। जैसे कि ये आपको मैं उसका बताऊं, उसमें 90+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि पार्ट 1 में बनाई गई है। उसमें सिर्फ आपको आईसीज़ कैसे पहचानते हैं, डायोड, एलईडी, बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो या आपके कंप्यूटर हो। ठीक है, मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। पहले बता दूँ, पार्ट 2 में इस वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रिकल, उसकी सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पार्ट 2 वाले में। ओके डियर, चलिए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है स्विच बटन। ठीक है, तो ये अभी जो है थोड़ा स्टार्टिंग में आपको बेसिक्स है। हो सकता है आपको ये आ रहा होगा और आपको लगे कि ये इतने बेसिक्स टाइप क्वेश्चंस है, लेकिन जो है ये बेसिक्स ज़रूर है, लेकिन आपको जो है इसका नाम टेक्निकल इलेक्ट्रिकल टर्म में हो सकता है नहीं पता हो। आपको ये पता होगा कि ये स्विच ज़रूर है। ठीक है, तो आगे जो भी आपके स्विच आएंगे, ये बेसिक्स ज़रूर है, लेकिन इसमें आपको अब स्विच बटन, जो भी टेक्निकल टर्म में हम बात करते हैं, उस वे में आपको बात करना होगा। क्योंकि आपको जो है मेनली ये सभी को पता है बटन क्या होती है, प्लग क्या होती है, लेकिन आपको टेक्निकली वर्ड बोलना पड़ेगा। क्योंकि आप टेक्निकल से जा रहे हो, तो आपको टेक्निकल वर्ड पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं बेसिक्स में लाई हूँ, जिसके कि आपको नाम हो सकता है टेक्निकल वाले वर्ड ना पता हो, तो आप टेक्निकल नाम पता करें और उसी वर्ड को आप, अगर स्किल टेस्ट में आपसे पूछा जाता है, तो आप स्किल टेस्ट में उसी वर्ड को बोलें। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच बटन, जो कि आपको लिखी हुई है। एक है 1 वे, जो कि आप सभी के घरों में लगी होगी और आप इस यही जनरली देखते होंगे, और एक है आपका 2 वे। ठीक है, तो 1 वे और 2 वे आपकी दो स्विच बटन टाइप्स है। 1 वे है कि आप एक बार में, मतलब एक ही इसी से आप ऑन भी करोगे, ऑफ भी करोगे। अगर आप जो है एक जगह से आप ऑन कर रहे हो, तो वही जगह, मतलब आपको उसी प्लेस पे आके उसे ऑफ भी करना पड़ेगा। लेकिन 2 वे जो है, आपको ये जो है 2 डिफरेंट लोकेशन पे आप लगा सकते हो। अगर एक जगह से हम ऑन किए, तो दूसरी जगह से आपका ये ऑफ हो सकता है, और सेम एंड अगर एक जगह से आपका ऑफ है, तो दूसरी जगह से ये ऑन भी हो सकता है। तो उसी को हम कहते हैं 2 वे, मतलब 2 डिफरेंट लोकेशन से आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। उसे हम कहते हैं 2 वे स्विच बटन। ठीक है, ये आपका बटन हो गया। डियर, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और IBJIO की काफ़ी सारी वीडियो स्किल टेस्ट की पहले बनी हुई है। तो पार्ट 1 में तो आपको 90+ क्वेश्चन थे, उससे पहले और भी स्किल टेस्ट की वीडियोज़ बनी है, जिसमें कि आपको अगर कोई भी क्वेरी हो JIO से लेके आपके ड्रेस कोड
या आपकी जो है इंटरव्यू या आपकी डॉक्यूमेंट्स, इस सब की वीडियोस पहले से बनी हुई है। तो उस सभी वीडियोस को आप देखें। आप लोग पहले वीडियोस को देखते नहीं है, 15 से 20 मिनट देखते और आप बोलते हो मैम ये नहीं है, मैम PDF, मैम ये, मैम वो, एक्सेट्रा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पहले आप वीडियोस को पूरा देखें। उस समय अगर आपको कुछ लगती कि अब आपको पूछना चाहिए तो आप बेशक उसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप आधा अधूरा देखते हैं और फिर बीच में ही बोल देते हैं आपको ये नहीं पता है। मैं इस बीच में, इस वीडियोस के बीच में आपको बताते रहूँगी कि आपके इंटरव्यू में आपको ड्रेस कोड, जो भी आपके मन में क्वेरी है, मैं बीच बीच में वो भी लाती रहूँगी, ताकि आप पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाए किसी एक चीज़ को देखते देखते। उस टाइप के भी मैं बातें करूँगी कि आप स्किल टेस्ट में जो है थोड़ा बहुत जो आपकी ड्रेस कोड होती है या आपके डॉक्यूमेंट्स अगर कोई आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो पहले लेकिन अब थोड़ा सा अपने आप बेसिक से टू एडवांस लेवल को स्किल टेस्ट को कवर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 3+2 पिन स्विच। ये जो है आप सभी देखे होंगे अपने अपने घरों में। ये आप प्लग है जो कि आपको 3-2 पिन स्विच दोनों की तरह काम करता है। अगर आपके पास जो आयरन का जो है, आप आयरन वगैरह का देखे होंगे, जो आपकी PC की होती है वो यहाँ से लेके इस वाले में कनेक्ट होती है, मतलब उसकी जो दोनों की बीच की डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है, और जो जिस भी चीज़ की डिस्टेंस कम होगी तो मेरा वहाँ यूज हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपके इस पे डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे किस अकॉर्डिंग आपको जिस हिसाब से चाहिए आप उस हिसाब से अपनी तरफ से इसे यूज कर लेते हो। नेक्स्ट है 2 पिन सॉकेट। ये आपकी बहुत ज़्यादातर यूज होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जब हम बनाते हैं। ये आपको काफ़ी जगह देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं 2 पिन सॉकेट। इसके पीछे में 2 रहती है जिस पे आप वायर को यहाँ पे वायर लगाते हो, ओके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंडिकेटर। इंडिकेटर आप अपने घरों में देखे होंगे, जब आपकी जो मेन बोर्ड रहती है उसमें लाइन सप्लाई आ रही या नहीं, आप इसे देख के बताते हो कि हमारे घरों में भी सप्लाई है या नहीं। अगर ये रेड ब्लिंक होती है तो आप बोलते हो हमारे घरों में भी लाइट आ रही है, सप्लाई है, और नहीं आ रही है तो ये ब्लिंक नहीं करता है और आप बोलते हो सप्लाई नहीं आ रही है, ओके। ये हमारा इंडिकेटर। नेक्स्ट है फैन रेगुलेटर। ये भी आपके घर में आप खुद ही देख रहे होंगे कि फ़ैन रेगुलेटर से हम क्या करते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। फ़ैन के वोल्टेज को कम करना, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना वो फ़ैन रेगुलेटर है, ठीक है। ये तो अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो आप रेगुलेटर वाले को 4-5 मैक्सिमम पे ले जाते हो, और अगर आपको कम करना है तो आप इसे 1-2 पे कम करते हो, ठीक है। ये फ़ैन रेगुलेटर है। नेक्स्ट है आपका होल्डर। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ होल्डर के टाइप्स आएंगे। आप सभी को ये देखे होंगे, आपको पता भी होगा कि ये होल्डर है, लेकिन आपको ये नाम हो सकता है नहीं पता हो, तो आपको नाम पता करना है ये कौन सा होल्डर टाइप्स है। ये है आपका पेंडेंट होल्डर। ये आप होल्डर पहले देखे होंगे, जो हमारी वाइट वाली येलो वाली बल्ब आती थी, उस वाली बल्ब में आप इसे लगाते होंगे, इस वाले होल्डर में, पेंडेंट होल्डर। नेक्स्ट है बेटन होल्डर, ठीक है। ये भी एक होल्डर है, लेकिन इस होल्डर के टाइप्स का नाम है बेटन होल्डर। इस होल्डर में देखो आजकल जो हम CFL वगैरह आती है, ये बाहर से वाइट कलर की जो इसकी कवर है ऊपर से, ये ज़्यादा बाहर तक रहती है, और जो अंदर वाली है जो इंटरनल है वो कवर रहती है, वो ढकी हुई रहती है, जिसमें हम CFL वगैरह बल्ब को लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रू होल्डर। ये भी आपका एक होल्डर ही है, लेकिन इसका नाम क्या है, स्क्रू होल्डर। ये सभी जो है आपको होल्डर ही हैं, लेकिन होल्डर के कुछ कुछ टाइप्स हैं जो कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो स्क्रू होल्डर यहाँ पे ये है आपको स्क्रू होल्डर, ओके। स्क्रू होल्डर का जो है मेनली यूज करते हैं, मोस्टली यूज हम करते हैं डेकोरेशन पर्पस में। जब हमें डेकोरेशन पर्पस में यूज करना होता है तो इसी होल्डर का हम ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। इसको जो है हम किसी वॉल में लगाते हैं, किसी वॉल में फिक्स कर देते हैं, एक से दूसरे में सिमिलर, मतलब दोनों स्क्रू जो है आपको सिमिलर होंगे, वहाँ पे देखने में ये डेकोरेशन पर्पस में अच्छा लगे, स्टैंडर्ड लगता है, इसलिए हम इस होल्डर को यूज करते हैं फॉर स्टैंडर्ड पर्पस, फॉर डेकोरेशन पर्पस, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये रहा आपका MCB।
एमसीबी सभी आप सभी अपने अपने घरों में देखे होंगे, एमसीबी का काम भी पता होगा, पर मैं फिर भी बता दे रही हूँ। ये है आपका 2 पोल एमसीबी। ठीक है, सबसे पहले एमसीबी क्या होती है, तो एमसीबी आपकी होती है मिनिएचर सर्किट बोर्ड, सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये है आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का आखिर हम यूज कहाँ करते हैं, तो एमसीबी का यूज करते हैं जब आपके घरों में जो है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन आपको लेना हो तो आप एमसीबी का यूज करते हो। ठीक है, और आपके पास एमसीबी वहाँ भी होती है जहाँ पे आपकी ओवर हीटिंग ना चाहते हो आप, मतलब घर में अगर ओवर हीटिंग कभी गलती से अगर हो जाए तो आपकी जो है कि घर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो आप वहाँ एमसीबी का यूज करते हो ताकि जो है वो करंट को ज़्यादा आगे बढ़ने ना दे और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैमेज ना होने दे। तो इस प्रकार हम एमसीबी का यूज करते हैं। अगर आप इसे एक लाइन में डिफिनेशन बताना चाहो किसी को तो आप बता सकते हो, एमसीबी जो है वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच है जो कि हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट से एक्सेस करंट से होने मतलब बचने में हमें मदद करती है, जो हमें बचाती है एक्सेस करंट होने से किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, ये ऐसी डिज़ाइन की जाती है एमसीबी जो कि ये ऑटोमेटिक जो होती है, जब आपकी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट आती है तो किसी भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या किसी भी इक्विपमेंट फेल्यूर को ये प्रोटेक्ट करने लगती है एमसीबी। ओके, ये हो गई आपकी एमसीबी। नेक्स्ट है मेन बोर्ड। मेन बोर्ड में आपको सब कुछ कनेक्ट रहता है जो कि आप अपने घर में देखे होंगे। ये वोल्टेज रेगुलेटर, ये आपका जो 3-2 प्लग है, उसके बाद आपको ये हो गई एमसीबी, ये भी आपकी रेगुलेटर, और ये आपकी 2 पोल स्विच। ठीक है, तो आपको जब सब कुछ एक ही चीज़ में मतलब एक ही बोर्ड में दिख रहा है कनेक्शन सभी का, तो उसे हम कहते हैं मेन बोर्ड। मेन बोर्ड से आपकी सारी कनेक्शन वायरिंग जाती है और सभी यहाँ से आप कंट्रोल करते हो, फैन लाइट सभी आप यहाँ से अपने स्विच के थ्रू उसे कंट्रोल कर लेते हो। डियर, आप सभी से रिक्वेस्ट है जो पहले पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है वो सबसे पहले पार्ट 1 की वीडियो ज़रूर देख ले। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है ट्यूब लाइट साइड होल्डर। ठीक है, ये होल्डर जो आपको मरकरी वाली जो आपके घर में लाइट रहती है, बड़ी वाली मरकरी लाइट, उस वाले लाइट के लिए इस होल्डर का हम यूज करते हैं। ये होल्डर जो है आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मतलब लाइट के लिए सभी सारे होल्डर यूज करते हैं, लेकिन ये होल्डर जो है आपको मरकरी वाले फ्लोरोसेंट जो आपकी ट्यूब आती हैं जिसे फ्लोरोसेंट ट्यूब कहते हैं और अपने जनरल लैंग्वेज में आप मरकरी वाले ट्यूब बोलते हो, तो उस वाली जो उसमें जो होल्डर लगती है वहाँ पे हम इस वाली होल्डर को यूज करते हैं। ओके, ये सभी बेसिक्स हैं, आप सभी को पता होंगे, लेकिन मेरा मकसद है कि आप सभी को टेक्निकल टर्म बताना, टेक्निकल वर्ड बताना, ताकि आप टेक्निकल टर्म में उससे बात करो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पाइप। इस पाइप को जो है हम क्या करते हैं, ये पाइप हमारे घरों में यूज होती है जब हमें नल की सप्लाई या वायरिंग की सप्लाई करनी होती है, तो आप इस प्लास्टिक वायर में प्लास्टिक वाले कवर बॉक्स में वायर को कवर करते हो ताकि आपको जो है किसी को करंट वगैरह ना कुछ ऐसा लगे जिससे हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इलेक्ट्रिकल भी आपकी प्रोटेक्ट होती रहे और किसी को घर में किसी को इससे कोई लॉस ना हो, इसीलिए हम प्लास्टिक वाली इलेक्ट्रिकल पाइप यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कट आउट किटकैट फ्यूज़। ये आपको जो है फ्यूज़ तो आप सभी ने सुना होगा जो घर में आपकी फ्यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ और नाम करके है जैसे कि कट आउट किटकैट फ्यूज़। हो सकता है इसे आप इस नाम से ना सुने हो, लेकिन आपके पास जो आप सिंपली बोलते हो घर में कि जो फ्यूज़ है घर में, लेकिन जब आप स्किल टेस्ट वगैरह कहीं भी जाते हो तो आपको जो है थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में इसे बात करना होता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इसे बता रही हूँ कि आप इसे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बात करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। जो ये आपको किटकैट फ्यूज़ है इसे हम रीवायरेबल फ्यूज़ के नाम से भी जानते हैं, रीवायरेबल। इस वाले में जो है आप एक बार मतलब अगर आपकी फ्यूज़ की वायर आपकी कहीं भी लॉस हो जाती है, कहीं भी आपकी फॉल्ट हो जाती है, तो आप इससे हटा के नई वायर लगा सकते हो और आपकी फ्यूज़ को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है,
तो इसे हम इसीलिए कहते हैं रीवायरेबल फ्यूज़। ज़्यादातर आपके घर में ये देखने को होगा और हो सकता है कि आप सभी ने इस फ्यूज़ की वायर भी आप सभी ने खुद से चेंज की हो। तो इसे हम कहते हैं, ये जो है सेमी इनक्लोज फ्यूज़ होता है और इसे जो है रीवायरेबल फ्यूज़ भी हम कहते हैं। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? डोमेस्टिक वायरिंग में, घर वाले में जो आपकी वायरिंग यूज होती है घर में करते हैं। और जहाँ आपको स्मॉल स्केल का यूज होता है, मतलब छोटे पैमाने पे हम इस फ्यूज़ का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टेप। आप सभी इसे अगर पूछे जाए बिना कोई टेक्निकल टर्म के तो आप बोलोगे ये टेप है, लेकिन आपको बोलना है ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टेप है। ठीक है, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? आपकी अगर कोई वायर कटी फटी हो, अगर आपकी वायर कोई कटी हुई हो और उस वायर में आपको करंट आ रही हो, अगर आप उससे इस टेप से उसे फोल्ड कर देते हो तो उसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं ये इंसुलेट कर देती है। तो इसका नाम हो गया इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टेप। ओके, नेक्स्ट है आपका 2 पिन इलेक्ट्रिकल प्लग। ये तो आप सभी बोलोगे प्लग है, लेकिन इसका नाम आपको बोलना है 2 पिन इलेक्ट्रिकल प्लग। ओके, इसमें कुछ है नहीं, ये आपको बस अभी बेसिक्स चल रहा है। इसके आगे आपको जो अच्छे वाले क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट आएगी। ये अभी आपके सिर्फ बेसिक्स चल रहे हैं, जिसमें कि आपको फिगर देखना है और आपको बताना है ये क्या है। ठीक है, और उसका टेक्निकल टर्म में नाम बताना है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन 2 से 4 क्वेश्चंस के बाद अब आपके स्टार्ट हो जाएंगे एडवांस, जिसमें कि काफ़ी सारी वायरिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, काफ़ी सारा नॉलेज यहाँ से आपको गेन ज़रूर होगा। तो ये है आपको किटकैट फ्यूज़। ओके, नेक्स्ट है आपका प्लग एडेप्टर। ठीक है, प्लग एडेप्टर में जो आप यहाँ से भी अपनी काम में ले सकते हो जो आपको चाहिए, और इसके बैक से भी आप इसे लगा सकते हो। प्लग एडेप्टर जो है ये दोनों साइड से आपका वर्क करता है। नेक्स्ट है मेन स्विच बॉक्स। मेन स्विच बॉक्स जो है आपका, ये घर में देखे होंगे कि आपका दोनों बॉक्स जो होता है आगे पीछे कवर रहता है, मतलब उसे जो है ढका हुआ रहता है। ये आपको जो दिख रहा है ये ग्रीन कलर की, ये कवर क्या रहता है, इसके अंदर में आपकी एमसीबी फ्यूज़ वगैरह लगी रहती है। ठीक है, ये आपकी मेन स्विच बॉक्स हो गई। नेक्स्ट है अब आपका ये क्या है, तो आप लोग बताओगे ये मीटर है। मीटर में हम क्या करते हैं, तो आपको जो रीडिंग आती है, कितनी आपकी यूनिट खर्च हुई है, वो आपको यहाँ पे शो होती है। तो एक तो आपसे ये भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि मीटर की रीडिंग बताओ है कितनी है। तो मीटर की रीडिंग देखनी आपको आनी चाहिए। मैं आपको मीटर की रीडिंग एक बार बताती हूँ, हो सकता है आप सभी को पता भी हो, लेकिन एक बार फिर मैं बताती हूँ कि रीडिंग आप कैसे देखते हो। और अगर आपसे पूछे कि कितने यूनिट खर्च हुई है, और जब आप कैलकुलेट करते हो घर की बिजली बिल, तो आप इसी मीटर को देख के करते हो कि कितनी यूनिट आपकी खर्च हुई है 1 महीने में, 2 महीने में। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि मीटर में जो आपको है ये 4 नीचे में जो टर्मिनल है, यहाँ पे आपको 4 टर्मिनल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, जिसमें आपको जो है 1 और 2 से फेज़ वाली है, मतलब मेंस वाली है, जिसमें आपको मेन से सप्लाई से वो आ रही है। ठीक है, तो एक है आपका पहला फेज़ और दूसरा है न्यूट्रल, और जो तीसरा चौथा है, तो तीसरा न्यूट्रल है, मतलब 2 और 3 जो आपके कॉमन है। 1 पे आपको सप्लाई आ रही है और 4 में जो आप अपने घर में सप्लाई दे रहे हो लोड साइड। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। इससे आप ये भी कह सकते हो फ्रॉम 1 फेज या 3 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये 1 फेज भी हो सकती है या 3 फेज भी हो सकती है, और वोल्टेज आ रही है आपको 230 वोल्ट AC। उसके बाद 2 ओम, तो 1 फेज 2 वायर। ठीक है, 230 वोल्ट AC। अब हम देखते हैं जो मीटर की रीडिंग होती है वो कैसे देखते हैं। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 3200 LMP पर kWh। ठीक है, इसका मतलब है जो 3200 LMP है, ये आपकी अगर 3200 बार ब्लिंक करती है, ठीक है, तो वो आपको एक रीडिंग, ये 1 यूनिट आपको ये शो होता है 3200 LMP मतलब। ठीक है, ये 240 वोल्ट है, इसकी रीडिंग 5 to 30 एम्पियर है। ये सब हो गई। अब हम जब रीडिंग देखते हैं तो इसमें देखते हैं क्या रीडिंग में आपको बताऊं, जो आपको ये ऊपर में दिख रही है ब्लैक कलर और रेड कलर, इसमें जो है
जो यहाँ पे ब्लैक कलर और रेड कलर है, सबसे पहले मैं ब्लैक कलर की बताऊँ। ये है 1, ये है 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपको है, उसके बाद जो आप आते हो तो 1/10, 1/100 ऐसा रहता है। तो जो रेड वाले में होता है ये 0 से 9 तक काउंट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9 के बाद जैसे आता है तो इस पे एक ये एक्स्ट्रा आ जाता है, फिर उसके बाद से वापस ये 0, 1, 2, 3 काउंट करते रहता है, मतलब ये 1/10 है, ठीक है। तो इधर जो भी ब्लैक वाले हैं आप उसे यूनिट में लिखो 3, उसके बाद ये जो है पॉइंट में आएगा, और ये 4/10, 4/10 का मतलब है 0.4, तो ये आ जाएगा 3.4। इसका मतलब अभी इस मीटर की रीडिंग आ रही है 3.4। और जो आपकी यूनिट की, जो आपकी बिजली बिल निकालना हो तो 1 यूनिट का कितना रुपया लेता है आप उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपकी यूनिट आई है। ये हो गई आपकी मीटर की रीडिंग। आप कैसे देखते हो, तो आप वहाँ पे मीटर की रीडिंग देख के भी बता सकते हो। इसे हम कहते हैं सिंगल फेज हाउस इलेक्ट्रिकल मीटर। तो ये आपकी होगी मीटर की 4 टर्मिनल। अब हम आगे देखते हैं, तो ये मीटर से आपको देखो, हम मीटर से डायरेक्ट क्या सब जोड़ सकते हैं। सबसे पहले मीटर से आपको जो है ये एमसीबी में जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊं तो ये मीटर से आपको फिर स्विच में जुड़ा हुआ है, ये मीटर से स्विच। और नेक्स्ट है आपका ये मीटर से फ्यूज़, ये डायरेक्ट मीटर से फ्यूज़। उसके बाद हम सप्लाई में अपने घर के लिए लिए हैं, आपको कहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहला हम देखते हैं जो मीटर से हम एमसीबी में लिए हैं। ये मीटर से आपने एमसीबी में लिया, ठीक है। इसमें 4 टर्मिनल थे, जिसमें आपका 2 आपका ग्राउंड था और एक आपकी सप्लाई से मीटर में आ रही है, और आप दूसरी में जो है आप अपने मीटर में अपने घर में सप्लाई को दे रहे हो, लोड में आप जो भी लगा रहे हो, ठीक है। तो जो आपको लगाना है लोड साइड में, तो एक आपका ग्राउंड और एक आपकी लोड साइड वाली सप्लाई वायर, आप उसे कनेक्ट कर दिए अपनी एमसीबी में, और उसी एमसीबी से जो आप अपनी स्विच बोर्ड में ले लिए हो। स्विच बोर्ड में आपको अब लाइट जलानी हो या आपको फैन आप अपनी स्विच पे दे दो, ठीक है। ये हो गई आपकी कनेक्शन। नेक्स्ट सेम है, इसी प्रकार है, जब हम एमसीबी मीटर से आप अपनी स्विच में लिए हो, सबसे पहले मीटर से आप अपनी स्विच में लिए, ठीक है, एक ग्राउंड और एक सप्लाई वायर, और जो है इस स्विच के बाद आपको जो है आप अपने मेन बोर्ड में दे दिए हो डायरेक्ट, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। और आपको अब जो है, अब आपको इसकी मेन बोर्ड के अंदर जो भी वायरिंग करनी हो, आपको जो भी स्विच, आपको बल्ब जलाना हो या फैन जलाना हो, आप इसमें अंदर कनेक्ट करके उस स्विच पे इसकी वायरिंग दे दियो। आपको यहाँ पे इसी वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा, जो मेन बोर्ड की वायरिंग भी आपको देखने को मिलेगी, और आप सीख भी जाओगे कि वायरिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियोस को ध्यान से देखें। हो सकता है कि वीडियोस थोड़ा लॉन्ग बन जाए, लेकिन आपके भले के लिए है। जो भी क्वेश्चंस हमें पता लगती है कि ये क्वेश्चंस आपके स्किल टेस्ट में पूछ सकता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो क्वेश्चन आपको लेने की, ताकि आप जो है उसे सीख जाओ और वहाँ पे आप उस क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सको। नेक्स्ट है, जब मीटर से आप फ्यूज़ में लिए, मीटर से सेम एज फ्यूज़ में लिए, एक सप्लाई वायर और एक आपका ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड से फिर आप अपने बोर्ड में दिए हो, और सप्लाई दोनों कनेक्शन कर दिए हो, सप्लाई से सप्लाई, ग्राउंड से ग्राउंड, और वहाँ से आप अपने घर में बल्ब को, फैन को दे रहे हो, ठीक है। ये आपकी हो गई मीटर से आपकी फ्यूज़ में। नेक्स्ट है, अब ये आपका है जो मैं आपसे क्वेश्चंस भी पार्ट 1 में पूछी थी, बहुत सारे जवाब सही भी आए, उसको बहुत अच्छी बात है, आप सभी को पता है। आप सभी ऐसे ही पढ़ो, और जो इसका आंसर नहीं दिए हैं, ठीक है, मैं आप सभी को बोलती हूँ कि आपसे जो भी क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, आप कोशिश करो उसका आंसर देने की। इससे आपको अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें अब ये आता है। तो आइए, उसका आंसर सही था आप लोगों का क्लैंप मीटर, ठीक है। हम क्लैंप मीटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, आखिर ये क्लैंप मीटर क्या होता है। तो क्लैंप मीटर जो है, ये सबसे पहले तो आखिर ये मेज़र क्या करते हैं। क्लैंप मीटर यूज हमारा आता है करंट को मेज़र करने में। इसमें क्या होती है, कोई भी जो करंट फ्लो होती है, ठीक है, कुछ भी इंटरप्ट नहीं होता है। जो रियल है, वो एक्चुअल वैल्यू होती है, वो आपको एक्चुअल वैल्यू सेफली
ये रीड करवाती है, ये हाईली एफिशिएंट होती है, ठीक है। और क्लैंप मीटर जो है ये एसी करंट, एसी डीसी वोल्टेज, रेसिस्टेंस, कंटिन्यूटी, ये सारी चीज़ें मेजर करती है, ठीक है। उसके बाद जो है ये कुछ क्लैंप मीटर के ऐसे मॉडल्स भी हैं जिसमें हम डीसी करंट भी मेजर होते हैं, कैपेसिटेंस, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी, ये सब भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो क्लैंप मीटर हमारे बहुत काम की चीज़ है जिसमें हम एसी डीसी वोल्टेज, एसी करंट सब कुछ मेजर कर सकते हैं। ये आपकी हो गई क्लैंप मीटर। ओके डियर, नेक्स्ट है, अब ये है आपकी CRO। जिसने भी पार्ट 1 की वीडियो देखी होगी उसको CRO की बेसिक्स पता चल गई होगी, इसलिए मैं आप सभी को बोल रही हूँ आप सभी सबसे पहले पार्ट 1 की वीडियो देखे, चाहे क्योंकि उसमें जो भी इसमें पार्ट 2 में लिए गए उसी से लिए गए, लेकिन इसमें लिए गए एडवांस लेवल पे। अब जो भी आपके आएंगे सब आएंगे सर्किट। तो सर्किट के लिए आपको पहले बेसिक्स जानकारी होनी चाहिए कि आखिर वो कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, उसका फंक्शंस क्या है। तो मैं पहले वीडियो में आपको जो है CRO के बारे में बताई थी, वहाँ पे आपको उसका फंक्शंस वगैरह मैं नहीं बताई थी। तो यहाँ पे हम इसका फंक्शंस देखेंगे कि आप CRO पे जो है क्या सब देख सकते हो, CRO पे क्या सब काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी CRO है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें कुछ वेव फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। अगर मेरे पास CRO रहती तो मैं आपको चला के भी दिखा देती, लेकिन मैं कोशिश की हूँ कि आपको बहुत हद तक समझाने की। आप 1-2 वीडियोस YouTube से देख लोगे कि ये कैसे चलता है, कैसे काम करता है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये CRO है। CRO के बारे में आपको बताऊं तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। CRO पे हम करते क्या है, CRO पे जो आपको CRO एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिस्प्ले, मेजर, वेवफॉर्म को एनालाइज और अदर इलेक्ट्रिकल फेनोमेना को हम देखने के पर्पज से हम CRO का यूज करते हैं। CRO की हेल्प से आप काफ़ी सारी चीज़ें और भी कर सकते हो, जैसे कि आप CRO की हेल्प से किसी अदर सिग्नल को आप वोल्टेज वगैरह भी दे सकते हो। इसकी प्रोब की हेल्प से हम इसमें आपको बताते हैं कि इस CRO में जो है आपको क्या सब और देख सकते हो। सबसे पहले तो आप वेवफॉर्म यहाँ पे देख सकते हो इस डिस्प्ले को। इस वाले जो पुश, यहाँ पे इस बटन को पुश करोगे पोजीशन, तो आपके ऊपर नीचे एम्पलीट्यूड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको है ये पावर बटन, फिर है आपको फोकस, इंटेंसिटी, यहाँ पे आपको डिस्प्ले, ये आपको डिस्प्ले करवा रहा है, ये डिस्प्ले बता रहा है। फिर है आपको वर्टिकल कंट्रोल, हॉरिजेंटल कंट्रोल, ट्रिगर कंट्रोल। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ट्रिगर, डिस्प्ले कंट्रोल, हॉरिजेंटल इनपुट, पावर स्विच, वर्टिकल इनपुट आप यहाँ से देते हो। इसमें यह आपका प्रोब है जिसमें कि आपको इस प्रोब की हेल्प से जहाँ भी जिस भी इंस्ट्रूमेंट में लगाते हो। फिर आपका ये ग्राउंड क्लिप, ये ग्राउंड करता है, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें CRO के फंक्शन जनरेटर में देखने को मिलती है। आप CRO की अगर 1-2 वीडियोस देख लें अपनी YouTube पे, ठीक है, किसी के भी CRO देख लो कि CRO का काम कैसे करता है, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगी आखिर इसका फंक्शन ये कैसे करता है। और आपके लिए भी वही इम्पोर्टेंट है, आपकी सीखना, ठीक है। मेरे पास अगर CRO रहता तो मैं उसे चला के दिखा देती। ये CRO बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, इसलिए मेरे पास अभी अवेलेबल है नहीं। अगर मेरे पास ये अवेलेबल होती है तो मैं फ्यूचर में ज़रूर दिखाऊंगी डियर, ठीक है। आप सभी बस परेशान ना हो, आप सभी घबराए नहीं अपने स्किल टेस्ट से। इसमें आपसे कुछ ज़्यादा नहीं होता, मैं फिर बता दे रही हूँ। स्किल टेस्ट में कुछ होता नहीं है, कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होने की बात है। आपसे बेसिक्स टू थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछने का मतलब है वो आपको कंपोनेंट्स वगैरह दिखाएंगे, आपको पहचानना रहेगा, आपको उसके बारे में बस बताना रहेगा, ठीक है। और मॉडरेट से एडवांस में हम जाए तो आपसे वो सर्किट बनवा सकते हैं, आपसे सर्किट वो रन करवा सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ, आप उस वीडियोस को देखें कि आपसे वो जब मैं स्किल टेस्ट वाले इसका वीडियोस बनाई थी आखिर स्किल टेस्ट में क्या से पूछा जाता है, उसमें काफ़ी डिटेल से मैं बात की हूँ। तो इसलिए आप पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप चैनल को विजिट करके सारी वीडियोज़ की लिंक आपको वहाँ से दिख जाएगी। और मैं आपको बताते चलूँ, जो भी अभी तक टेलीग्राम की चैनल को नहीं ज्वाइन किए
वो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस पे आपको सारी PDF जो भी होती है वो एट द इंस्टेंट एट द टाइम आ जाती है। वीडियोज़ आने में थोड़ी टाइम लग जाती है डियर। तो आप सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, आपको वहाँ से PDF मिल जाएंगी। और रही बात जो पार्ट 1 की वीडियोज़ की आप बात करोगे, पार्ट 1 की PDF अभी तक नहीं आई है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा PDF ना करें, क्योंकि PDF की गूगल पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर PDF से पढ़ना रहता तो सब कोई PDF से ही पढ़ लेता। मैं आपको समझा रही हूँ, तो पहले आप उस वीडियोज़ को देखिए, ठीक है। उस वीडियोज़ को देख के आप समझें, फिर मैं आपको PDF भी दे दूँगी, क्योंकि अगर मैं PDF दे दी तो आप लोग वहाँ समझने के बजाय सिर्फ PDF देखोगे। क्योंकि जब मैं भी इस एक टाइम में पढ़ाई करती थी PDF को, तो PDF देखते देखते टाइम कट जाता था, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। PDF देख के ही आपका टाइम जब चला जाता है, आपको लगता है मेरा टाइम तो 2 घंटे पहले ही चले गया है, तो अब मैं वीडियोज़ को नहीं पढ़ूँगी, ठीक है। इसीलिए पहले आप वीडियोज़ को देख के वीडियोज़ के समझें, ठीक है। फिर आपको PDF भी ज़रूर मिल जाएगा, बहुत ही जल्द PDF आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये आपका आ गया। अब आप देख के ही बता सकते हो ये मल्टीमीटर है। हाँ, ये मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, जो कि आपको देख के बता सकते हो कि मल्टीमीटर से आप क्या सब कर सकते हो। अगर आपको कोई कंपोनेंट दे दिया जाए, कोई IC दे दी जाए, रेसिस्टर, डायोड, तो आप उसको बता सकते हो कि हमारी ये फ्यूज़ सही है या नहीं, ये आपकी डायोड जो है सही है या नहीं, सब कुछ आप देख के उससे बता सकते हो। तो ये हम कहते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर आपकी काफ़ी सारी टाइप्स की आती है। तो यहाँ पे मैं 2-3 टाइप्स की मल्टीमीटर आपको दिखाई हुई हूँ। जो मल्टीमीटर हो सकता है, कोई भी मल्टीमीटर आपको वो सामने ला के दे सकता है। कौन सी मल्टीमीटर दे ये किसी को नहीं पता, इसलिए मैं 2-3 मल्टीमीटर लाई हूँ, जिसमें सभी के कुछ एडवांस फंक्शन किसी में शामिल होते हैं और कुछ के अलग अलग थोड़े बहुत फीचर्स होते हैं। तो इस मल्टीमीटर की मैं बात करूँ सबसे पहले तो आपको ऑन करना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई कि यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज, तो यहाँ आपको वोल्टेज का रेंज आएगा। ये आपको जो है AC वोल्टेज है। DC वोल्टेज में आपको ये साइन रहता है डॉटेड, फिर ऊपर में लाइन, और AC वोल्टेज में आपका साइन रहता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपकी ये हो गई AC वोल्टेज। उसके बाद आपको ये रहा रेसिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक जो आपको वैल्यू दिख रही है वो रेसिस्टेंस वाली शो कर रही है। तो आप जिस भी नोब को यहाँ घुमा के ले जाओगे, आपको ये हो जाएगी इस, जैसे आप इसको घुमाओगे कहीं भी आप रखोगे तो वो वैल्यू आपको वहाँ पे उस हिसाब से शो करेगी। उसके बाद ये है आपको जो एमीटर बेस कलेक्टर दिख रहा है, ये आपको जो है ट्रांजिस्टर वाले हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जो है ये रहा आपको कंटिन्यूटी बताएगा। कंटिन्यूटी बताने का मतलब है कि उसमें वो सही है या नहीं, कोई भी IC, कोई भी डायोड। ओके, नेक्स्ट है आपका ये रहा आपका करंट। यहाँ से आप करंट देख सकते हो। अब हम जो है इस आपको यहाँ पे 3 होल दिख रहे होंगे, ठीक है। एक तो हमेशा ही कॉमन रहता है आपके पास मल्टीमीटर में, जो 2 प्रोब रहते हैं, एक रेड एक ब्लैक, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाले हैं ये तो हमेशा ही आपके कॉमन रहते हैं, जो आपको ग्राउंड में रहेंगे। और बच गए ये और ये, तो आपको जब वोल्टेज लेना होगा, रेसिस्टेंस लेना होगा, तो आप इस वाले पे लगाओगे, और जब आपको करंट लेना होगा तो आप करंट वाले पे रेड वाले को लगाओगे, और ब्लैक वाले तो हमेशा यहाँ रहेगी। तो ये आपकी हो गई मल्टीमीटर के फंक्शंस। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपकी मल्टीमीटर है जिसमें कि आपको कुछ फंक्शंस यहाँ पे लिखे गए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ लिखी गई है LCD डिस्प्ले, यहाँ लिखी गई है DC वोल्टेज रेंज, यहाँ है आपको AC वोल्टेज रेंज, ये है आपका DC करंट रेंज। नेक्स्ट है आपका रेंज सिलेक्शन डायल। यहाँ से आप रेंज सिलेक्शन मतलब इस नोब को जहाँ जहाँ घुमाओगे वहाँ से रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर ये रहा आपको रेसिस्टेंस रेंज। ये लाइन है आपको ट्रांजिस्टर टेस्टिंग सॉकेट, ट्रांजिस्टर को टेस्ट करना। फिर आपको यहाँ पे बताया गया ये है प्रोब लीड सॉकेट, जिसमें आपको अगर वोल्टेज, मिली एम्पियर, ओम,
डायोड टेस्टिंग करना है तो आप इस वाले पे करोगे, और जब आपको डीसी करंट देखना हो तो आप इस नोब पे टेस्ट लगाओगे रेड वाले को, और ये आपकी हो गई कॉमन। ठीक है, ये आपकी बताता है डायोड और कंटिन्यूटी टेस्ट। तो इस तरीके से आप मल्टीमीटर के सारे फंक्शंस को जान गए, आप उसे बता सकते हो। एक आपका ये दूसरे टाइप का मल्टीमीटर है जिसमें आपको काफ़ी सारे चीज़ें इसमें पहले से फंक्शंस में दिख रही है। मैं आपको बताऊँ इसमें क्या सब दिख रही है। तो पहला है आपको मैनुअल एंड ऑटो, मतलब मैनुअली भी आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, ऑटो भी। फिर आपको ये बटन जो है डाटा होल्ड, ओमीटर, शिफ्ट, कंटिन्यूटी, डायोड। ठीक है, इधर देखो आप रिलेटिव मेजरमेंट, शिफ्ट बटन, कैपेसिटेंस मीटर, फ्रीक्वेंसी काउंटर, ड्यूटी साइकिल। फिर है आपका डीसी मिली वोल्ट या एसी मिली वोल्ट, बैक लाइट, ये जो गोल वाला है जिसमें आपको लाइटिंग दिख रहा है, बैक लाइट। फिर है डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, ये आपको रहा टर्न ऑफ मल्टीमीटर, मल्टीमीटर को ऑफ करने का। ये है यहाँ से मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर। फिर है ये कॉमन पार्ट, ये वाली आपकी, यहाँ से आप देखोगे तो इधर लिखी हुई है एसी एंड डीसी अमीटर टर्मिनल, एसी एंड डीसी अमीटर टर्मिनल, ये है आपको मिली माइक्रो वाले, और ये आपको हो जाएगी 10 एम्पियर वगैरह। ठीक है, फिर लिखा हुआ लास्ट में टर्मिनल फॉर एवरीथिंग एल्स, वोल्टेज, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लिखे गए सारे फंक्शंस हैं, ये मल्टीमीटर में कुछ ज़्यादा ही फंक्शंस हैं। तो किसी किसी मल्टीमीटर में बहुत ज़्यादा इनबिल्ट फंक्शंस रहते हैं, किसी किसी में नहीं रहते हैं। तो आपको कौन सा मल्टीमीटर वो दे दे नहीं पता, इसलिए मैं यहाँ पे आपको 2-3 मल्टीमीटर ला के दिखाई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब आपका यहाँ से अब आपके स्टार्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट में आपको ध्यान से देखने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर आप सर्किट को यहाँ से कनेक्शन देख लेते हो तो आपकी जो सर्किट रन करेगी वो सही करेगी, परफेक्टली करेगी। ये आपकी ब्रेड बोर्ड है। ठीक है, मैं आपको ब्रेड बोर्ड की कल भी बताई कि पार्ट 1 वाले में भी, तो इसलिए पहले आप पार्ट 1 को भी ज़रूर देखें। ये आपको ब्रेड बोर्ड का कनेक्शन है, यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को देखेंगे। ठीक है, आइए हम ब्रेड बोर्ड को पहले देख लेते हैं।
ठीक है, चलो आ जाओ। तो किसी भी सर्किट को सबसे पहले जानने के लिए हमें उसकी ब्रेडबोर्ड के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो ये हम जान गए ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड में सबसे पहले मैं क्या बताई, ये जो पावर रेल है, ठीक है, अगर आप सप्लाई यहाँ देते हो, ठीक है, तो या आप यहाँ भी देते हो तो आपका बात बराबर है। मतलब ये इंटरनली जो है आपस में इससे कनेक्ट रहता है और ये वाली लाइन इससे इंटरनली कनेक्ट रहती है, मतलब शॉर्ट रहती है, ठीक है। तो ये आपकी होगी। और वर्टिकल वाले में आपका यहाँ से यहाँ कनेक्ट रहता है, मतलब यहाँ से यहाँ शॉर्ट रहता है और ये आपस में शॉर्ट होते हैं वर्टिकल, जिससे हम कहते हैं बीच वाले को सर्किट एरिया, ठीक है। और ये ऊपर नीचे जो है आपका, यहाँ पे आपका पावर सप्लाई या तो हम ग्राउंड वाले में हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें जिससे अकॉर्डिंग हमें चाहिए हम उस अकॉर्डिंग अपने ब्रेडबोर्ड को यूज करते हैं। सबसे पहले वो आपका दिख रहा है यहाँ पे, आप मेक ए अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, आप एक अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाओ 555 टाइमर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम मल्टी वाइब्रेटर के बारे में जानते हैं, फिर हम जानेंगे अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, फिर हम देखेंगे कि ब्रेडबोर्ड पे हम अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को कैसे बनाते हैं। 555 टाइमर के बारे में मैं कल की वीडियोज़ में बताई थी, पार्ट 1 की वीडियोज़ में। तो आप पहले पार्ट 1 की वीडियोज़ में इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि आप पार्ट 1 की वीडियोज़ देखो, क्योंकि आपके पास वहाँ पे कल बेसिक्स थे उस वीडियोज़ में और आपको आज यहाँ पे एडवांस मिलेंगे, सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मिलेंगे, आप सर्किट को कैसे बनाते हो। तो आइए हम मल्टी वाइब्रेटर के बारे में जानते हैं। तो मल्टी वाइब्रेटर जो है, मल्टी वाइब्रेटर एक आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि आपको यूज किया जाता है किसी भी 2 स्टेट डिवाइस को बनाने में। 2 स्टेट कहने का मतलब है या तो आपको ऑन ऑफ, ठीक है, इस तरीके के आपको डिवाइस बनाने में हम मल्टी वाइब्रेटर का यूज करते हैं। और वो डिवाइस में क्या सब हो सकती है, जैसे कि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, टाइमर, लैच, फ्लिप फ्लॉप। तो इस टाइप के सर्किट को हम बनाने के लिए मल्टी वाइब्रेटर का यूज करते हैं। मल्टी वाइब्रेटर से आप किसी भी स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव, पल्स वेव या वेव फॉर्म, ठीक है, इस टाइप के आप वेव फॉर्म को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी वाइब्रेटर को हम जो है नॉन लीनियर ऑसिलेटर कहते हैं। ये आपकी नॉन लीनियर ऑसिलेटर होती है या आप इसी को फंक्शन जनरेटर भी कह सकते हो, ठीक है। तो मल्टी वाइब्रेटर से हम इतने सारे जो है फंक्शंस हम ले सकते हैं। अब आपकी बात आई यहाँ पे अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या होती है, मैं आपको इसका एक लाइन में समझाऊं। ए मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो और मल्टी वाइब्रेटर मतलब 2 स्टेट डिवाइस, तो इसमें 2 स्टेट तो होगा, लेकिन कोई भी स्टेट इसकी जो है वो फिक्स नहीं होगी, ठीक है। मतलब कोई भी स्टेट इसकी स्टेबल नहीं होगी। अगर ये ऑन हुई है तो फिर ऑफ होगी, ठीक है, तुरंत। और फिर ये जैसे आप ट्रिगर करोगे फिर ये ऑन हो जाएगी, फिर ये ऑफ रहेगी। मतलब किसी एक स्टेट पे ये स्टेबल नहीं होगी। यही है आपका अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब हम देखते हैं कि अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को आप ब्रेडबोर्ड पे कैसे बनाओगे। इसके लिए आपको अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की जो सर्किट डायग्राम होती है आपको ये पता होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाने के लिए हमें क्या सब चाहिए, एक 555 टाइमर चाहिए, 2 रेसिस्टेंस है, फिर कैपेसिटर है, सप्लाई की ज़रूरत है, इतना ही चीज़ है, ठीक है। अब हम इसे बनाएंगे कहाँ, किसी ब्रेडबोर्ड पे बनाएंगे, किसी पीसीबी पे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो जो टाइमर है, टाइमर वाले में जो पिन है 1 2 3 4 कहीं ना कहीं से कुछ ली गई है। तो आपको सबसे पहले इसमें टाइमर के बारे में भी पता होनी चाहिए कि टाइमर की जो 1 to 8 पिन है, ठीक है, मतलब टाइमर 555 का जो होता है 1 to 8 पिन, इसमें हम क्या सब कनेक्ट रहता है। तो मैं पिछले वीडियोज़ में बताई थी, मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दे रही हूँ, लेकिन आप उस वीडियोज़ को ज़रूर देखें, उसमें आपको डिटेल से एक्सप्लेनेशन में सब कुछ मिल जाएंगे। आखिर 555 टाइमर में जो है आपको क्या रहते हैं, मतलब उसकी पिन डायग्राम सब कुछ मैं एक्सप्लेन अच्छे से की हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको जब मैं एडवांस में बता रही तो आपको उस तरीके से बहुत ज़्यादा हाई लेवल में, क्योंकि पहले ही ये सब हो चुका है, यहाँ पे अब आपको सर्किट जानना है तो मैं आपको बस रिकॉल करवा रही हूँ। मैं यहाँ पे बेसिकली फोकस करूँगी सिर्फ और सिर्फ सर्किट बनाने में, ठीक है। और आपकी जो भी क्वेरी रही है
कि ड्रेस कोड, मैं इस सब के बारे में पहले भी बताई हुई हूँ, ठीक है। लेकिन आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो, पहले ही आप आधा देखते हो और आधे में ही बोलते हो कि ड्रेस क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स में क्या होंगे, ये सब मैं बताई हुई डियर। आप अगर पूरी वीडियोस को, किसी भी वीडियोस को पूरा देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। और मैं आपको बता दूँ इसी बीच में कि आप जो ड्रेस के लिए परेशान हो रहे हो, स्किल टेस्ट में आप ड्रेस के लिए परेशान हो रहे हैं, ठीक है, तो ड्रेस आपका मायने नहीं रखता है। जब आप अपनी स्किल से, आप अपनी कम्युनिकेशन से, आप अपनी उसको नॉलेज से उसे हैप्पी कर देते हो, उसे खुश कर देते हो, तो उसे आपकी ड्रेस से कोई लेना देना नहीं होता है। उसे नहीं ज़रूरत है कि आप 5,000 की, आप 10,000 की शर्ट पहन के गए हो, आप 15,000 की शूज़ पहन रहे हो, उससे इससे कोई भी मतलब नहीं है। आप किसी भी स्किल टेस्ट में जाओ, आप किसी भी इंटरव्यू में जाओ, आपकी ड्रेस फॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मल कहने का मतलब है कि आप एक शर्ट, फुल पैंट और शूज़, नॉर्मल शूज़ पहनो, ठीक है, आप फुल पैंट पहनो, इस टाइप के आप शर्ट पहनो, ठीक है, जो आपको पूरा का पूरा सिंपल दिखता हो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ब्लेज़र होनी चाहिए, आपके पास कोट पैंट होनी चाहिए। और मैं गर्ल्स कैंडिडेट की बात करूँ तो अगर आपके पास सूट अवेलेबल है, अगर आप सूट पहनती हैं तो आप सूट पहन के जाएं, नॉर्मल सूट पहन के जाएं। और अगर आप नहीं पहनती तो आप कुर्ता वगैरह कुछ भी पहन सकते हैं, आप शर्ट जीन्स में भी जा सकते हैं। ड्रेस की यहाँ कोई भी बात नहीं होती है, ठीक है। और आपकी बात, बहुत सारे कमेंट ये भी थे कि आपकी स्किल टेस्ट के टाइम और आपके इंटरव्यू वाले जो टाइम है, दोनों के बीच में मैम गैप कितना रहेगा कि मैं ड्रेस चेंज करूं। यार आप ये बताओ, आप ड्रेस आपको चेंज ही क्यों करना है? आप एक ही ड्रेस ऐसा पहन के जाओ ना कि आपके स्किल टेस्ट में काम चल जाए और आपके इंटरव्यू में भी काम चल जाए। मैं वहाँ ड्रेस पहनने या ड्रेस किसी को दिखाने आपको नहीं जाना है। आपको अपनी सिलेक्शन वहाँ पे पक्का करना, ना कि आपको वहाँ पे जाके सबको आपके कपड़े दिखाना कि आपके पास 2 कपड़े हैं या आपके पास 4 कपड़े हैं। आप वहाँ से अपनी नॉलेज दिखाओ, अपनी स्किल्स दिखाओ, आप अपनी बिहेवियर, इस टाइप की चीज़ दिखाओ, ना कि आपको वहाँ पे अपनी ड्रेस दिखाना है। तो ड्रेस वगैरह के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको नया खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं कि आपके पास पैसे नहीं होने के बावजूद भी आप नए कपड़े घर गार्डन से लेने की जिद करो। आपके पास जो है आप फॉर्मल पहनो और आप अपनी जितनी हो सके आप अपनी नॉलेज को वहाँ पे शेयर करो, ठीक है। और बात रही डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स वाली मैं वीडियोस पहले ही बनाई हुई हूँ, आप उस सभी वीडियोस को देखें। किसी वीडियोस में आपको लास्ट में मिल जाएंगे कि मैं बीच में या लास्ट में कि मैं डेवी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहाँ बात की हूँ, ओके। और रही बात आपकी पीडीएफ की कि पीडीएफ दे दो मैम, पीडीएफ दे दो, तो मैं आपको बताऊं, मैं अभी पीडीएफ जो है नहीं दूंगी। इसका रीज़न यही है कि अगर आपको पीडीएफ मिल जाता है तो आप उससे सीख नहीं पाओगे, ठीक है। पीडीएफ से अगर रहती सीखने की तो पीडीएफ बहुत सारे गूगल्स पे ऐसे पड़े हुए हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, लेकिन पीडीएफ से कोई नहीं सीखता है, ठीक है। सभी को कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। तो पहले आप थोड़ा देर सुनो, आप 1-2 घंटे नहीं सुन सकते हो तो फिर क्या है, आपको सिलेक्शन पक्का करना है, आपको जॉब भी लेनी है, लेकिन आप 2 घंटे सुन भी नहीं सकते हो। आप पहले सुनो, आपको जब ये याद हो जाएगी कि पिन नंबर पे ये होती है, उसके बाद आप पीडीएफ अगर देखोगे तो आपको तुरंत ही रिकॉल हो जाएगा। इसीलिए आप थोड़ा वेट करो, आप अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाओ, आप अपनी सुनने की कैपेसिटी, आपको अपने याद करने की, अपने माइंड की, इस सभी कैपेसिटी को बढ़ाओ, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ओके। अब हम देखते हैं कि मैं बात कर रही थी 555 टाइमर की। तो टाइमर में जो है सबसे पहले जो पिन नंबर 1 होती है, पिन नंबर 1 पे आपको होती है ग्राउंड, 1 नंबर पिन पे आपको होती है ग्राउंड, 2 नंबर पिन पे आपकी होती है ट्रिगर, ठीक है। ये सब मैं पहले भी बताई हुई हूँ, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि यहाँ सर्किट में मुझे काम है आपको समझाना। 3 पे होता है आपको आउटपुट, 4 पे आपको होता है रीसेट, पिन नंबर 4 पे आपका रीसेट आता है। पिन नंबर 5 पे आता है कंट्रोल वोल्टेज, पिन नंबर 5 पे कंट्रोल वोल्टेज। पिन नंबर 6 पे आपका आता है थ्रेशोल्ड, ठीक है, ओके।
7 नंबर पे आपका आता है डिस्चार्ज और 8 पे आपका आता है VCC। तो ये आपके हो गए जो 555 टाइमर के पिन डायग्राम होते हैं। 555 डायग्राम में आपको समझ गए, 1 पे आप ग्राउंड, 2 पे ट्रिगर, 3 पे आउटपुट, 4 पे रीसेट, 5 पे कंट्रोल वोल्टेज, 6 पे थ्रेशोल्ड, 7 पे डिस्चार्ज और 8 पे आपको VCC। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम बना रहे थे 555 टाइमर आपको ब्रेड बोर्ड पे। तो आप ये सर्किट को देख लिए, 1 नंबर और 5 नंबर आपका ग्राउंड है। ठीक है, 2 और 6 को आपस में कनेक्ट करके ये कैपेसिटर के साथ ग्राउंड है। 4 और 8 आपस में कनेक्ट करके ये VCC से जुड़े हुए हैं, जो एक रेसिस्टेंस के थ्रू 7 नंबर से जुड़े हुए हैं। और 7 और 6 के बीच में आपका एक रेसिस्टेंस है, 3 से आप आउटपुट लियो। अब हम देखते हैं ये सर्किट पे। देखो, जब आप सर्किट देखोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं अभी बताई कि आपको ये जो हॉरिजेंटल वाले हैं ये आपस में हॉरिजेंटली यहाँ पे शॉर्ट रहते हैं हॉरिजेंटली, और जो बीच वाले हैं ये वर्टिकली। ठीक है, आप यहाँ पे दे रहे हो सप्लाई और ये आपका एक है ग्राउंड वाली। तो सप्लाई वाली में आप जो दे रहे हो ओके ऊपर से, तो ये जो आपकी वायर दिख रही है ये इंटरनली आपको बता रहा है कि ये इंटरनली इस वाले वायर का पहले से जुड़ा हुआ है और नीचे वाले का नीचे से जुड़ा हुआ है। ये ऊपर से दिखाया गया है बस आपको समझाने के लिए कि इंटरनली ये कनेक्ट है नीचे से। ठीक है, अब ये रही आपकी 555 टाइमर। सबसे पहले तो 555 टाइमर को आप अपनी ब्रेड बोर्ड पे इस वाले लाइन रो में कहीं भी दे दो, इस वाले में कहीं भी आप अपनी लगा सकते हो। अब 555 टाइमर को हम कहाँ से देखते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि 1 कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये मैं पहले बताई हूँ पार्ट 1 में, तो जो पार्ट 1 देखे होंगे उसे अच्छे से पता होगा कि आखिर आपकी 1 कहाँ से काउंट होगी। तो 1 जैसे ही आप काउंट करोगे तो आपको जो है अपने पहले वाले डायग्राम में देखना होगा कि 1 जो है आपको 1 और 5 ग्राउंड था, तो 1 और 5 को देखो ग्राउंड है आपको कहाँ पे, ये आपकी 1 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 हो गई ये और ये हो गई आपकी 5। ठीक है, ये 1, ये 5 वाली जो है आपको 5 वाली में आप देखो कहीं से भी ले सकते हो क्योंकि आपको वर्टिकल है, वर्टिकल आपस में शॉर्ट रहते हैं। तो 1 और 5 को लेके आप आपस में शॉर्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद आपका है कि आपका 4 और 8 पे VCC है। तो 4 नंबर कहाँ है आपके, ये रहे आपके 4 और ये रहे आपके 8। तो आप 4 और 8 को लो। देखो ये जो येलो वायर है, इस येलो वायर को 4 के सामने से निकाला गया है और 8 वाले को 8 के सामने से निकाला गया है। ठीक है, तो आप कहीं से निकालो, मैं आपको बताई थी स्टार्टिंग में ब्रेड बोर्ड के स्टार्टिंग में, आप उसके सामने से कहीं से भी निकालो, ये आपस में शॉर्ट ही है तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो। 4 और 8 से निकाल के आपको ये सीधा सप्लाई से जोड़ दिए। ठीक है, इस तरीके से आपको जहाँ भी जो भी दिख रहा है आप उस तरीके से कर लो। 7 नंबर 3 नंबर पे आउटपुट, तो आप 3 नंबर देखो। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं 1 2 3, ये रहा 3 नंबर। 3 नंबर के सामने से ऑरेंज कलर की वायर ले ली, ये आप यहाँ तक बढ़ा दी। ठीक है, अब इसको एक LED कनेक्ट कर दिए, LED के टर्मिनल से दूसरे वाले को रेसिस्टेंस के साथ, उसके बाद ये एक सप्लाई के साथ इसे जोड़ दिए, तो आपकी निकल गई आउटपुट। तो जो भी आपकी सर्किट में रहती है, अगर आपको थ्योरेटिकल वाली सर्किट पता है तो आप उसे सही से एक्सप्लेनेशन खुद ही कर लोगे और आपको कॉन्फिडेंट भी आ जाएगा कि अब आपका जो है ब्रेड बोर्ड पे आप काम अच्छे से कर सकते हो। इसमें और कुछ नहीं है, ये आपका हो गया और स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग 555 टाइमर। अब नेक्स्ट है आपका, ये रही आपकी टाइमर हो गई। अब नेक्स्ट है आपको पावर बैंक प्रोजेक्ट। मतलब अगर आपको पावर बैंक का प्रोजेक्ट दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप पावर बैंक प्रोजेक्ट बनाओ, तो आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि हमें किस किस कंपोनेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको एक सेल चाहिए, आपको 2 यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहा है और एक आपको IC दिख रही है। ये IC कौन सी है, तो मैं आपको बताऊं, इसमें आपको ये है वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर, और 2 है आपको कैपेसिटर।
ये कैपेसिटर कौन सी टाइप से, आप लोग बताओ कैपेसिटर की टाइप्स कौन सी है। तो ये कैपेसिटर है पोलराइज्ड कैपेसिटर। ओके, अब बात आई कि ये जो आपको रेगुलेटर है 78057805, ये आपको वोल्टेज रेगुलेटर है। तो वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले वो बताऊं। को वोल्टेज रेगुलेटर में होता है, ये सबसे पहले तो ये किस डायोड से बनती है, जेनर डायोड से। ठीक है, तो अगर आपका इनपुट या लोड चेंज भी होता है तो आपको आउटपुट जो है वो हमेशा फिक्स ही मिलती है। अब मिलती कितनी है ये मैं आपको बताऊं। जो नंबर सीरीज लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो आपको सीरीज लिखे हुए हैं इस रेगुलेटर में, ठीक है, अगर सीरीज आपका 7-8 से शुरू हुआ है तो जो इस रेगुलेटर की आउटपुट होगी वो पॉजिटिव वाली होगी। और अगर 7-9 की सीरीज़ वाली है तो यहाँ जो आपको आउटपुट मिलेंगे वो आपको निगेटिव वाली होगी। मतलब 7-8 वाली सीरीज़ जो होगी पॉजिटिव होगी और जो 7-9 वाली होगी वो आपको निगेटिव होगी। अब मिलेगी कितनी, तो अगर आपकी लिखी हुई है 7805, ठीक है, तो जो लास्ट में है वही आपका वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज, उतना आपको आउटपुट में मिलता है। मतलब 7805 में इसका आउटपुट वोल्टेज होगा +5 वोल्ट, और अगर 7905 होती तो वहाँ होता -5 वोल्ट की आपको आउटपुट। ओके, तो हमें ये पता चल गई कि इससे आईसी, इस वोल्टेज रेगुलेटर से हमें 5 वोल्ट की आईसी, 5 वोल्ट की आउटपुट मिलेगी। अब इससे आपको आईसी में 3 टर्मिनल दिख रहे होंगे। पहला होता है आपको इनपुट टर्मिनल, जहाँ से आप इनपुट देते हो। दूसरा होता है आपको ग्राउंड, और तीसरा होता है आपका आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, तो इस देखो, जब आपको पावर बैंक बनाना है तो आप क्या किए हो, पावर बैंक में सेल के जो पॉजिटिव है, ठीक है, उस पॉजिटिव से आप एक रेगुलेटर के इनपुट में आप दे दिए हो। ठीक है, और इसी पॉजिटिव से आप कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले को कनेक्ट किए हो, और जो आपकी ये दूसरी वाली है सेल की, वो कैपेसिटर के नेगेटिव से कनेक्ट है, और उसी को सभी को कॉमन करके रेगुलेटर के बीच वाले टर्मिनल को ग्राउंड और दूसरी कैपेसिटर के नेगेटिव वाली को आप शॉर्ट किए हो, मतलब सभी को कॉमन। और जो आईसी वाली तीसरी टर्मिनल है आउटपुट वाली, उससे आपने कनेक्ट कर दिया दूसरी कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ, और ग्राउंड से आप एक वायर निकाल लिए। उसके बाद जो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव वाली थी, दोनों के वायर को निकाल के आप अपनी फ़ोन्स वगैरह में लगा दिए, जो आप अपनी फ़ोन में चार्जिंग करते हो पावर बैंक के। तो ये आपकी बन गई पावर बैंक प्रोजेक्ट। अगर आपसे बोला जाए तो आप पावर बैंक प्रोजेक्ट ज़रूर बना दोगे, मुझे यकीन है। इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको फिर से बताऊँ एक बार। आपको 2 कैपेसिटर लेनी है, एक आईसी लेनी है, सेल से आपको पॉजिटिव वाले को कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और आईसी के पॉजिटिव वाले से कनेक्ट करना है। दूसरे टर्मिनल को आपको जो बीच वाला है वो सभी का ग्राउंड है, नेगेटिव और आईसी का बीच वाला, और जो आईसी का तीसरा टर्मिनल है वहाँ से आपको एक वायर लेके सप्लाई वाली जो आ रही है सीधा, क्योंकि ये इंटरनली जाएगी ऐसे करके, और आपको जो है ये कैपेसिटर का पॉजिटिव इसी से कनेक्ट है, और जो आपको ग्राउंड वाली है नहीं, दोनों को बाहर निकाल के आप अपनी चार्जर के थ्रू ले लिए। तो ये आपकी बन गई पावर बैंक प्रोजेक्ट। ठीक है, यही आपको पावर बैंक प्रोजेक्ट बताई गई है डायग्राम के साथ। आईसी वाली, एक कैपेसिटर, और इधर फिर आपको रेसिस्टेंस भी आप ले सकते हो, कैपेसिटर के थ्रू आप अपने सेल फोन को दे दिए। ये आपकी बन गई पावर बैंक प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आपका आया पुलिस एलईडी फ्लैशर। जो आपकी पुलिस वैन में एलईडी जलती है रेड और ब्लू कलर की सायरन के साथ, वो कैसे जलती है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बहुत कम कंपोनेंट्स आपको पता होनी चाहिए कि हमें कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए। सेल चाहिए, एलईडी चाहिए, और 555 टाइमर चाहिए। ठीक है, बस इतना ही चाहिए। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको जब कोई भी सर्किट बनानी है तो आपको उसमें क्या सब कंपोनेंट लगेंगे। तो आपके ये हो गए एलईडी 555 टाइमर। जब हम इसे बनाते हैं तो आप एक को 8 से कनेक्ट करते हो, 2 वाले को 7 से, दोनों टाइमर के बीच में जो रहती है, और आपको जो है एक को 4 वाले को आप देते हो सप्लाई और 5 वाले को ग्राउंड। ठीक है,
और जो 555 टाइमर की एक साइड बची उधर आप 1 2 पे कनेक्ट करते हो एक LED, 3 4 पे एक LED, ठीक है। और आप 7 8 पे एक LED और 5 6 पे एक LED और सेल से आप सप्लाई देते हो, ठीक है। बस और कुछ नहीं, आपको ये पता होना चाहिए आप कहाँ पे इसे कनेक्ट करना है। ये आपकी बन गई पुलिस LED फ्लैशर, ठीक है। अब हम आते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर भी कई बार आपसे पूछा जाता है कि आप ब्रेडबोर्ड पे हाफ वेव रेक्टिफायर बना के दिखाओ। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि इसमें आपको क्या सब ज़रूरत पड़ने वाला है, आपको क्या सब चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले हमें डायोड, ट्रांसफार्मर, रेसिस्टेंस, ठीक है, ये आपको चाहिए हाफ वेव बनाने के लिए। यहाँ पे आप देखो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट मॉडल, आप ट्रांसफार्मर लिए, यहाँ पे 220 वोल्टेज से आप 6 वोल्ट में लिए हो, तो कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन। फिर है आपका एक डायोड, कैपेसिटर और आपका एक LED, ठीक है। ये आपका हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर बनता कैसे है वो देखते हैं। तो जैसे कि सब आपका पॉजिटिव सप्लाई आएगी, AC इनपुट का आपका पॉजिटिव साइकिल आया, ये प्लस और ये माइनस। तो प्लस वाले जब आपका यहाँ आया तो प्लस आपका कनेक्ट है डायोड के P से, मतलब P से फॉरवर्ड में, और ये N आपका कनेक्ट है इस नेगेटिव से, मतलब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में है। तो डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, तो ये आपकी हो जाएगी शॉर्ट। तो आपकी सर्किट करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगी, तो आपको कुछ जो आपने इनपुट दिया था वैसा आपको आउटपुट मिल जाएगा। और जब आपकी नेगेटिव साइकिल आएगी, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो N नेगेटिव जुड़ा हुआ है डायोड के पॉजिटिव से और डायोड का नेगेटिव जुड़ा हुआ है आपके इस टर्मिनल के पॉजिटिव से, मतलब डायोड आपका रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में डायोड कैसा बिहेव करता है, ओपन। तो यहाँ पे आपको कोई करंट फ्लो होगी ही नहीं, तो आपको मिलेगा क्या, 0। तो आपकी आउटपुट आ गई, पहले आपको मिला जैसा इनपुट था, फिर कुछ नहीं मिला। फिर जब आपकी पॉजिटिव साइकिल आएगी तो फिर मिलेगा और नेगेटिव में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये आपकी होगी हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये आपकी जब ब्रेडबोर्ड पे बनाओगे आपको सेम एज कनेक्शन करोगे, यहाँ पे आप सप्लाई दोगे, ठीक है, ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर के साथ आप पॉजिटिव वाले में डायोड को कनेक्ट करोगे, नेगेटिव वाले को आप सबको कॉमन रखोगे। एक कैपेसिटर को डायोड के N टर्मिनल से जोड़ना है और एक कैपेसिटर के टर्मिनल को ग्राउंड से, और उसके पैरेलल में आपको LED जला देनी है, तो आपकी बन जाएगी हाफ वेव रेक्टिफायर। इसी तरीके से आपको फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को हम देखते हैं। सबसे पहले उसका सर्किट डायग्राम। तो फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए तो हमें सबसे पहले 4 डायोड की ज़रूरत पड़ती है, 1 2 3 और 4। एक ट्रांसफार्मर, LED और एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी जब आप सर्किट डायग्राम ब्रिज रेक्टिफायर की बनाओगे। जब आपकी प्लस पॉजिटिव साइकिल आएगी तो पॉजिटिव वाले कनेक्ट होंगे, तो ये आपकी डायोड हो जाएगी पॉजिटिव से कनेक्ट। और जो आपको ये और ये वायर दिख रही है, ये इंटरनली आपस में शॉर्ट रहते हैं, तो आपकी करंट फ्लो हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक पहली साइकिल में। और जब नेगेटिव साइकिल आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले से आपको कनेक्ट होगी और इस तरीके से आपका करंट फ्लो होगी। तो आपकी बन जाएगी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। आप यहाँ पे देख सकते हो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का मॉडल। ये आपका ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आपकी सर्किट आप जैसे कनेक्ट किए अपने डायोड से, तो ये आपकी कनेक्शन हो गई, ठीक है, और ये आपका हो गया सर्किट। तो इस तरीके से आप जब ब्रेडबोर्ड पे बनाओगे तो 4 डायोड चाहिए आपको, कैपेसिटर, LED, ट्रांसफार्मर और आपको सप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन गया ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट मॉडल। अब हम ये सभी जो आपके थे ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, इससे पहले आपको इलेक्ट्रिकल के थे। तो अब हम देखते हैं थोड़े पहले कंप्यूटर के, ठीक है। ये आपके हो गए अभी जो आप इससे पहले अभी पढ़े हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से सर्किट सारे हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं
कंप्यूटर के सर्किट, ठीक है, कंप्यूटर से क्वेश्चंस एडवांस लेवल के, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल वाले सर्किट में, ठीक है। तो आप सभी इसे ध्यान से देखें, आप 1 से 2 बार देखोगे आपकी सारे कनेक्शन आपको समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश की हूँ, उम्मीद करूँगी कि आप सभी को समझ आ जाए। आप 1 से 2 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगी। आप सभी से डियर रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो बहुत मेहनत लगती है आपके लिए एक वीडियोज़ बनाने में, PDF तैयार करने में, ये सोचने में कि अब आपको क्या समझाऊं कि आपके स्किल टेस्ट में आ जाए, आपको किस तरीके से किस वे में समझाऊं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक सब्सक्राइब, एक लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में आपको शेयर करना है, और कुछ नहीं करना है, बस एक लाइक करनी है, एक सब्सक्राइब करना है और अपने अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर करना है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा के पास ये वीडियोस पहुंच सके और उन सभी को इसकी बेनिफिट मिल सके। जो भी आप सभी, मैं चाहती हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन फाइनल हो जाए IBJIU में। आप जहाँ भी जाना चाहते हो आप वहाँ जाओ, आपकी बहुत सक्सेस मिले आप, क्योंकि आप मुझे जो मैं जो इसमें मुझे भी तो कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए आप सभी से। मैं जब मेहनत करती हूँ मुझे बस आपसे इतना आउटपुट चाहिए, इतना मिलना चाहिए कि आप एक कमेंट करो कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन फाइनल हो चुका है, बस मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको डियर थोड़ा बहुत तो मेहनत खुद भी करना पड़ेगा। जब मैं आपके लिए PDF, उसके बाद वीडियोस बना के, मैं जब दिन में ऑफिस से आती हूँ तो रात में आपके लिए बनाती हूँ। अभी अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अगर आपको अपना टाइम दिखाऊँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये 3:54। अब देखो यहाँ पे ये दिन का टाइमिंग है, मतलब ये रात में मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। तो मैं आप सभी से इतना ही चाहती हूँ कि आप सिलेक्शन फाइनल करो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं रात में जग के आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं है, मेरा दिन में खुद का ऑफिस रहता है। तो मैं चाहती हूँ आप सभी जो है इसे अगर 1 से 2 बार देख के आपकी सिलेक्शन फाइनल हो रही है, तो मैं उम्मीद करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, मैं जहाँ तक मेरी कोशिश है, आप सभी अपनी कोशिश भी करो, अपनी एफर्ट भी डालो, ताकि आपकी सिलेक्शन काफ़ी जल्दी हो सके और आप मैसेज कर सको कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है फाइनल। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम देख लिए, अब हम देखते हैं कंप्यूटर की बेसिक्स और उससे एडवांस, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल वाली, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले भी दिखाई थी, ये स्लाइड फिर से आपके लिए। वेलकम टू B2 स्टडी IQ। ये आपका मॉनिटर, प्रिंटर, फिर है आपका यहाँ पे CPU, ये आपकी माइक, ये आपकी माइक है, स्पीकर नहीं है, सॉरी, ये माइक, ये आपके स्पीकर, कीबोर्ड और माउस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये आपकी है CPU। जब आप CPU को फ्रंट से देखोगे तो आपको ये ऐसी दिखती है। CPU फ्रंट से दिखने पे ब्लैक कलर की बॉक्स दिखती है। CPU जब आप बैक से देखोगे तो आपको इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। क्योंकि आपको मैं इस तरीके का इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको कंप्यूटर जब देगा वो असेंबल करने, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी वायर वो कहाँ लगाएंगे। आपको पार्ट 1 में भी देखने को मिला होगा, लेकिन हो सकता है वहाँ पे किसी को समझ नहीं आई हो, तो मैं इसलिए फिर से बता रही हूँ। यहाँ पे आपको इससे आगे कंप्यूटर में एडवांस में भी मिलेगा, लेकिन पहले आप, ये बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर असेंबल करना सभी को आना चाहिए। तो कंप्यूटर असेंबल करने में आप देखो यहाँ पे जो भी वायरिंग है, जो भी आपके पोर्ट है, ये सभी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी वायर, कौन सी पोर्ट, कहाँ पे कौन सी केबल लगती है, ओके। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं लेके आई हूँ बैक ऑफ कंप्यूटर केस एंड ईच कनेक्शन, वही कनेक्शन है, बस आपको जो है थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाई हुई हूँ कैसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये है आपको PS2 पोर्ट, कीबोर्ड, माउस, पहला पोर्ट कीबोर्ड और माउस में आप लगाते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे आप USB ड्राइव को लगाते हो। उसके बाद है साउंड आउट, साउंड इन, माइक्रोफोन, MIDI गेम पोर्ट, तो इसमें आप MIDI गेम पोर्ट को लगाते हो और इसमें साउंड आउट, साउंड इन और माइक्रोफोन। नेक्स्ट है आपका, इधर आप देखोगे मेन पावर वाली केबल जो आप लगाते हो, यहाँ लगाते हो मेन पावर वाली केबल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड, मॉडेम। तो इस तरीके से आपका हो गया CPU का ये जो बैक में दिखता है, क्योंकि आपको यहीं पे अपनी केबल वगैरह लगानी होगी। अब ये CPU का बैक वाला ये जिसमें आपको दिखता है SMPS,
स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS फैन जो आपको इसको कूल करने के लिए लगी रहती है, यहाँ से आप पावर इन वाले केबल देते हो। फिर PS2 वाली पोर्ट आ जाती है जो अभी आई, कीबोर्ड माउस, फिर USB, VGA, HDMI, USB पर आपको पोर्ट लगाने के लिए LAN पोर्ट, एक्सपेंशन स्लॉट, लाइन इन। तो ये आपके हो गए जो आपके बैक में रहते हैं। आगे देखते हैं तो ये अब आपका आता है VGA कनेक्टर एंड पोर्ट। तो कनेक्टर जो है, कनेक्टर मतलब है कि जिससे हमको लगाना है, और पोर्ट जिसमें लगाना है। पोर्ट मतलब होता है जिसमें आपको लगाना है, और कनेक्टर जिसको लगाना है, ठीक है, मतलब जिसको आपको लगाना है और पोर्ट में लगाते हैं, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है। फिर है कीबोर्ड और माउस वाली, आप कहाँ पे ये केबल कनेक्ट कर रहे हो, कीबोर्ड और माउस वाली आपको देखनी है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब है जो कंप्यूटर हार्डवेयर की टाइप्स। तो कंप्यूटर की हार्डवेयर टाइप्स दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हार्डवेयर में आपको जो हार्डवेयर में क्या होती है जिसे आप छू सको, ठीक है। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर पार्ट्स पे भी आएंगे, लेकिन पहले हम हार्डवेयर को देख लें। हार्डवेयर में आपकी होती है जिसे आप छू सके हो, जिसे आप देख सकते हो बाहर से। तो मॉनिटर को आप छू भी सकते हो, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, उसके बाद है आपको स्पीकर और CPU। ये जो भी है ये अभी सभी आपके एक्सटर्नल हार्डवेयर हैं। और ये जो इंटरनल लगे रहते हैं जो CPU के अंदर, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, SSD, ये आपके इंटरनल हार्डवेयर है जो कि आपको CPU के अंदर इनबिल्ट रहते हैं। तो आपसे ये भी वो पूछ सकते हैं कि हार्डवेयर बताओ कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और आप 2-4 उसके एग्जाम्पल दे दो। नेक्स्ट है अब आपका ये है कि जो आपको जुड़ी हुई है यहीं से, तो आप CPU के अंदर कौन सी है, CPU के बाहर सब आपको दिखेगा। तो पावर सप्लाई, DVD रोम टाइप, मेन बोर्ड, CPU, फैन, SMPS, रैम, VGA कार्ड, ये सब इसके अंदर रहते हैं, और बाहर आपके कनेक्ट होते हैं मॉनिटर, स्पीकर, माइक, कीबोर्ड, माउस, ठीक है। ये आपकी हो गई। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट पे। सॉफ्टवेयर पार्ट में आपको जो है ऑफिस में बहुत सारे तरीके के आते हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, पब्लिशर, एक्सेस। लेकिन हम इसमें से कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादातर यूज होता है, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट। इसी तीनों से आपको जो है स्किल टेस्ट में भी वो पूछ सकते हैं कि अब आपको ये करना है और वो बताओ, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहला आपका आता है कि MS वर्ड को ओपन करो, ठीक है। जैसे आपने PC को असेंबल किया, वो ओपन हो गया। अब वो बोल रहे हैं आपको MS वर्ड को ओपन करना है, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट, टर्न ऑन कंप्यूटर ऑन कर दिया। फिर आपका जो PC के साइड में आपका यहाँ पे एक स्क्रीन का होम बार बना रहता है, इस पर क्लिक करोगे और आप सर्च करोगे MS वर्ड, ठीक है। अगर आपके PC में, कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होगा तो आपको आ जाएगा यस, और आपको उस पर क्लिक करना है। और अगर आपके फ़ोन PC पे नहीं होगा तो वहाँ पे वो लिखा आएगा नो, तो इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आपको क्लिक करना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है टर्न ऑन कंप्यूटर, फिर है गो टू ऑल प्रोग्राम एंड चूज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। डू यू हैव इट, वो आपसे पूछेगा क्या आपके पास है। अगर है, अगर हाँ तो क्लिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर नहीं तो इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। ये आपका हो गया जब आपसे वो पूछे कि MS वर्ड खोलो, आप बता दिए, ये आपकी हो गई। फिर आपसे वो कहते हैं एक सर्टिफिकेट बनाओ MS वर्ड में, ठीक है। MS वर्ड की हेल्प से आपको सर्टिफिकेट बनानी है। यहाँ पे मैं बनाई हूँ जैसे कि, तो MS वर्ड में कोई भी सर्टिफिकेट बनाने के लिए, कोई भी PDF बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पहले वो देखते हैं। तो क्या सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, टैब सेटिंग, बॉर्डर, टेबल ऑफ कंटेंट, हेडिंग, वाटरमार्क, फुटनोट, कॉलम,
स्मॉल कैप्स, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, नंबरिंग लिस्ट, क्लिप आर्ट्स। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बताऊं इसमें कि जैसे आपको ये लाइन दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपका है बॉर्डर, और जो ये आपकी बॉर्डर हो गई, और जो आपको स्टार वगैरह ये सब दिख रहे हैं ये है आपको स्मार्ट आर्ट में, और जो आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है इसमें आते हैं, ये वर्ड आर्ट से लिखे जाते हैं। और वाटरमार्क क्या होती है? तो और ये आपको जो नीचे दिख रहे हैं मेरे चैनल का लोगो B2 स्टडी IQ, ये आपको वाटरमार्क है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ये सभी चीज़ें यूज करके आप एक अच्छी वो सर्टिफिकेट बना सकते हो। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा वो डीपली नहीं पूछना है कि वो आपसे वो वर्ड आर्ट स्मार्ट आर्ट करवाएंगे। आपको सिंपली पता होनी चाहिए कि किससे हम क्या करते हैं, बोल्ड कहाँ से करते हैं, स्मॉल कैप्स, ये सब आपको बस पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है MS वर्ड में जो आप किसी भी सर्टिफिकेट को बनाओगे तो आपको कुछ ना कुछ उसके लिए शॉर्टकट की आपको याद करने पड़ते हैं। तो शॉर्टकट की मैं आपको बताऊं क्या है, Ctrl+A ऑल सेलेक्ट। जैसे कि आप कोई भी PDF लिख रहे हो, ठीक है, अब आपको सेलेक्ट करके उसे कट करना है या कुछ हटाना है, तो जैसे आप Ctrl+A करोगे तो जो भी लिखा होगा उस पर सभी कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। फिर Ctrl+B में बोल्ड, तो जो आपकी सेलेक्ट है वो बस लाइन बोल्ड होगी जो सेलेक्ट है। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+D डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेट, Ctrl+E सेंटर, जो भी आपका लिखा सेलेक्ट है वो आपके सेंटर में आ जाएगी। Ctrl+F फाइंड, Ctrl+G गो टू, Ctrl+H रिप्लेस, Ctrl+I इटैलिक में क्या होती है, जो आपकी स्पेलिंग है वो इटैलिक फॉर्म में आ जाएगी। Ctrl+J जस्टिफाई, Ctrl+K हाइपरलिंक, Ctrl+L अलाइन टेक्स्ट लैब, Ctrl+M हैंगिंग इंडेंट, Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे कि आप Ctrl+N दबाए आपका वो न्यू पेज आ जाएगा। Ctrl+O ओपन, Ctrl+P प्रिंट। जैसे आपने Ctrl+P दबाया आपके पास जो भी लिखा होगा वो प्रिंट के ऑप्शन में आने लगेगा, कि आपको कोई अगर प्रिंटर आपके पास सेव है आपके वो कंप्यूटर में, तो अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आपकी प्रिंट भी हो जाएगी। Ctrl+Q ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, Ctrl+R अलाइन टेक्स्ट टू राइट, Ctrl+S सेव हेड, Ctrl+T लेफ्ट इंडेंट, Ctrl+U अंडरलाइन, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+W क्लोज, Ctrl+X कट, Ctrl+Y रिपीट, और Ctrl+Z है आपका अंडो। अंडो में क्या होता है कि आपका जो भी लिखे हो और वो गलती से कट गया हो, तो आप जब Ctrl+Z दबाते हो तो आपकी वो पेज ओपन हो जाती है। तो ये आपकी शॉर्टकट की है जो आपको MS वर्ड में खोलने से पहले आपको कुछ याद रहनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि हम किसी भी MS वर्ड में कोई भी फाइल को सेव कैसे करते हैं। तो जब हम फाइल बनाते हैं, जैसे कि कोई भी हम फाइल बनाएं, तो जब आपकी फाइल बनती है तो आपके पास इस टाइप का लोगो ये आपको जो दिख रहे होंगे जहाँ पे लिखा है ऑल, फाइल, एडिट, ये सभी आपको स्क्रीन दिख रहे होंगे जब आप अपनी फाइल्स को कोई बनाते हो। तो जब आप इस फाइल पे क्लिक करोगे फिर आपका आएगा न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एज, इस टाइप से। तो जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो वो आपका सेव हो जाएगा। अब दूसरी बार जब हम उस फाइल को एडिट करना है, उसमें कुछ ऐड करना है या कट करना है, तो उसके बाद जब सेव करोगे तो सेव एज आपको करना होगा। अगर आपका प्रिंट पे आप क्लिक करते हो तो आपका प्रिंट सेक्शन आ जाएगा, और अगर प्रिंट प्रीव्यू करते हो तो वो दिखने लगेगा कि आपका प्रिंट के बाद वो जो आपकी पेज आएगी A4 साइज पेपर या A3 पे आप प्रिंट कर रहे हो तो वो कैसा दिखेगा। तो प्रिंट प्रीव्यू में आप जाके देख भी सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी हो गई जब आपकी MS वर्ड में कोई भी फाइल है उसे सेव कैसे करते हो, प्रिंट कैसे लेते हो। अब है कि किसी भी प्रोसेसर का किसी भी विंडोज़ का आप उसका प्रोसेसर, उसका जनरेशन कैसे बताओगे। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया, मैं आपको इसका बताऊं कि कैसे पता चलता है उसका रैम कितना है, क्योंकि ये पिछले बार भी पूछा गया था उसका रैम कितना है, उसका प्रोसेसर कौन सा है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी PC को ऑन किए,
ठीक है। जैसे आप पीसी को ऑन करोगे तो आप गो टू होम पेज में जाओगे, जो आपको पता है मैं विंडोज़ वाली आपको होम बार रहती है, उसको क्लिक करोगे और आप वहाँ पे सर्च करोगे कंट्रोल पैनल में जाके सिस्टम एंड सिक्योरिटी, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे आप ये सर्च करोगे, इसके बाद आपको करना है सिस्टम। सिस्टम पे आप जैसे ही आओगे, इसके बाद आप इसको क्लिक करते ही, सिस्टम पे क्लिक करते ही आपको ये विंडोज़, आपको ये स्लाइड खुल जाएगी, जिस पे आपको लिखी होगी प्रोसेसर कौन सी है, इंस्टॉल्ड मेमोरी, रैम कितनी है, सिस्टम टाइप और पेन एंड टच। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि आपकी रैम क्या है, प्रोसेसर क्या है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कंप्यूटर में भी बहुत चीज़ यहाँ से सीखने को मिली होगी। जो भी स्किल टेस्ट में कंप्यूटर रिलेटेड पूछे जाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर असेंबल करना हो, MS वर्ड हो, एक्सेल हो, या आपको प्रोसेसर बताना हो, तो मैं कोशिश की हूँ कि आप सभी को ये समझाने की, ठीक है। आप 1 से 2 बार देखोगे, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाली पे कि अगर हम कंप्यूटर में जो है चेंज डाटा, डेट और टाइम को चेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर को ऑन करना है, ऑन हो गया, फिर आपको गो टू होम पेज में जाना है, गो टू कंट्रोल पैनल में, और वहाँ पे सर्च करना है डेट एंड टाइम। जैसे आप डेट एंड टाइम सर्च करोगे, आपका ये आ जाएगा, फिर आप उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपको जो है ऐसा ये ओपन हो जाएगा। फिर अगर आपको डेट चेंज करनी है तो आप अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग चेंज कर लो, मंथ चेंज करनी है तो मंथ पे क्लिक कर लो। ऊपर इस साइड बढ़ाओगे तो सितंबर, मतलब ये बढ़ेगा और इधर घटेगा, और इस वाले ईयर पे क्लिक करोगे तो आपका ईयर भी आ जाएगी। और टाइम रही तो यहाँ से आप अपनी टाइम को घटा बढ़ा सकते हो, जो भी आपको टाइम सेट करना हो, एडजस्ट करना हो। फिर आपको यहाँ पे जाके ओके करना है और ये फाइनल ओके आपको कर देना है। तो आपकी जो है ये डेट और टाइम भी इसमें चेंज हो गई। और अगर आपको सीधा बाहर जाना है MS वर्ड से, तो आप यहाँ पे जो क्लोज होती है, यहाँ पे साइन होगी, आप इसे सीधा कट करोगे, ठीक है। कट करने के बाद आपको आएगा एग्जिट, सेव एज, तो आप सेव पे करने के बाद सीधा इसे एग्जिट कर दोगे, तो आपकी हो गई फाइल भी सेव, ठीक है। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल की। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के, आपके कंप्यूटर के, ये हो गई बेसिक्स टू एडवांस, ठीक है। अब जो है पार्ट 3 आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का रहेगा। अब आपको एक वीडियोज़ आएगा इंटरव्यू का और आपके टेस्ट की। तो आप जो भी वीडियोज़ को देख रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, इसी बेस पे आपको टेस्ट सीरीज़ की वीडियोज़ आएगी। टेस्ट में आपको बताना होगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस आपको अपने आप पे आ जाए कि आपका जो भी आप पढ़ रहे हो, आप सही पढ़ रहे हो और आपको याद भी है। क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपको जो है अपनी माइंड की कैपेबिलिटी को, माइंड को रिमाइंड करना है ज़्यादा, उसे याद ज़्यादा रखना है, ठीक है। इसलिए आप 1 से 2 बार सुनो, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप वीडियोज़ को सुनने की कैपेसिटी रखें, ताकि आपको ये याद हो जाए। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिकल वाले में, कि इलेक्ट्रिकल वाले में आपका क्या सब रहता है, कौन कौन सी आपकी डायग्राम दे सकती है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ भी आपको सिर्फ और सिर्फ सर्किट देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिक वाले वीडियोज़ पहले ही कवर हो चुके हैं। जो भी नहीं देखें वो कवर पहले कर ले, फिर आप पार्ट 2 वीडियोज़ को देखें। टेलीग्राम ग्रुप को जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों, वो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाती है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये क्या है, लाइट स्विच वायरिंग डायग्राम, मतलब आपको स्विच की हेल्प से एक बल्ब को जलाना है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करते हैं, आप जो है स्विच वाली में स्विच के एक टर्मिनल को आप एक फेज वाली सप्लाई दिए, ठीक है, और स्विच के दूसरे टर्मिनल में जो है आप बल्ब के होल्डर से वहाँ पे कनेक्ट किए, और न्यूट्रल वाली वायर को आप बल्ब के दूसरे होल्डर के जो वायर है वहाँ पे आप कनेक्ट किए हो। और कुछ नहीं है, जो आपकी सप्लाई आ रही है मेन सप्लाई, वहाँ से आपकी नॉन ग्राउंड और आपकी सप्लाई वाली फेज स्विच वाली में आप दिए, स्विच वाली से आप अपनी बल्ब में दिए हो। अब अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो स्विच में ऑन ऑफ कैसे होता है, जैसे आपको ऑन करना है, ठीक है,
तो आप जैसे इसे ऑन करोगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ का कनेक्शन जो है आपस में शॉर्ट हो जाता है इंटरनली। आप पीछे देखोगे स्विच का तो वो जो रिले होती है, जो स्विच को ऑपरेट करने वाली होती है, वो क्लोज हो जाती है, तो आपका लूप ऐसा बन जाता है, तो आपकी ये सर्किट ग्लो हो जाती है, ये बल्ब आपको जलने लगती है। और जब इसे ऑफ करना है, जब ये स्विच ऑफ रहती है तो यहाँ का इसका क्लोज, इसकी जो लूप है वो ऑपरेट नहीं होती है, यहाँ की सर्किट यहाँ से ब्रेक हुई यहीं तक आपकी रहती है, तो आपकी करंट ओपन में फ्लो नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारा ये बल्ब नहीं जलता है ओपन में जब हम स्विच को ऑफ कर रखते हैं। ये हो गई आपकी लाइट स्विच वायरिंग डायग्राम। नेक्स्ट है आपका 1 स्विच 2 बल्ब वायरिंग डायग्राम, मतलब आपको जो है स्विच एक है लेकिन 2 बल्ब है, तो आप कैसे जलाओगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एसी सप्लाई लिए, जो आपकी सप्लाई है 220 वोल्ट एसी सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 वे 2 पोल की स्विच। ये स्विच को जो आप 2 पोजीशन पे रख के इसे कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आपको 2 पोल में 3 टर्मिनल होता है, 3, तो एक वाली आप यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई डायरेक्ट दिए हो। ठीक है, एक वाली से आपका एक बल्ब में जा रहा है और दूसरे बल्ब में आपका यहीं से जा रहा है। ठीक है, और ग्राउंड कहाँ से करना है, दोनों बल्ब के ग्राउंड को कॉमन करके आप ग्राउंड वाले में दे दिए। तो ये आपकी हो गई 1 स्विच 2 बल्ब वायरिंग डायग्राम। इसी तरीके के आपके कनेक्शन वहाँ पे पूछे जाएंगे कि आपको स्विच या आपको बल्ब, आपको फैन, इस तरीके से अगर जलाने तो आप कैसे जलाओगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जब आपका मास्टर स्विच कनेक्शन डायग्राम विथ 2 वे स्विच। ठीक है, मतलब एक साथ आपको कई सारे बल्ब कनेक्ट करने हैं, तो आप उसको कैसे जलाओगे। तो एक आपके पास मास्टर स्विच है SPST, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। ठीक है, इससे आपको जलाना है तो मास्टर स्विच से आप एक लाइन वाले में सीधा दे दिए। ठीक है, डायरेक्ट आप कनेक्शन, और इस वाले से आप सभी सारे, मतलब अलग अलग जो भी बल्ब हैं उसके अलग अलग स्विच होंगे, उस सभी स्विच में आपने वहाँ पे एक डायरेक्ट सभी को वायरिंग दे दी। ठीक है, और लाइन वाली तो आपके सभी को सिंगल सिंगल में जा ही रही है। तो आप जो है इस मास्टर स्विच से एक बार में सभी को जो है सप्लाई दे भी सकते हो, और वहाँ से अगर इसे ऑफ रखे हो तो सभी को ऑफ भी रख सकते हो। तो आप जो है, अब हमें किसी एक बल्ब को जलाना है तो उस पर्टिकुलर स्विच की हेल्प से हमें जलाना होगा। अगर हम ऑन रखना चाहते तो उस पर्टिकुलर स्विच उसको ऑन या ऑफ रखना होगा। ठीक है, और सभी बल्ब के जो है कॉमन करके ग्राउंड को आप अलग से न्यूट्रल वाले को दे दिए, जो आपकी सप्लाई वाली में, एक फेज वाले में इसमें कनेक्ट किए, और आपकी जो ग्राउंड वाली है इस वायरिंग में आप कनेक्ट किए। तो ये आपकी हो गई मास्टर स्विच कनेक्शन डायग्राम विथ 2 वे स्विचेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जब आपको सीलिंग फैन चलानी हो, जब आपको फैन चलानी हो तो आपकी कनेक्शन कैसी होगी। तो आपकी फेज वाली और न्यूट्रल वाली सप्लाई आ रही है। ठीक है, SPST में सिंगल पोल सिंगल थ्रो में, और वहाँ से आपके ने रेगुलेटर में दिया। ठीक है, अब रेगुलेटर में आ गए, तो रेगुलेटर में जाने के बाद आपकी फैन की सीलिंग में आएगी, जो फैन के वायरिंग में आएगी। तो एक आपका आ गया ग्राउंड में, एक आपका आ गया सप्लाई में, और फैन में एक तीसरी वायर जो होती है वो कैपेसिटर के वायर से जुड़ी हुई है। कैपेसिटर में दो वायर, एक कैपेसिटर का वायर जो आप इससे सप्लाई से जोड़ दिए हो जो फैन वाले में जा रही है, और एक वाले में आप कैपेसिटर वाले को जोड़ दिए हो। ठीक है, तो ऐसे आपका फैन भी चलने लगता है। ये आपकी फैन चल गई। अब हमें देखना है कि जब हमें स्विच के थ्रू और आपको जो है MCB दिया हुआ है, वहाँ से आपको लाइट बल्ब जलानी है। तो MCB पे आपका कनेक्शन है, आपने दिया सप्लाई। ठीक है, और MCB से आपको जलानी है, तो MCB को आप सभी MCB को एक साथ आपने कनेक्शन दिया, और उस MCB से आपको स्विच लगे हुए हैं अलग अलग, और सभी स्विच को आपका कनेक्शन जा रहा है। ठीक है, अब जो है हम एक स्विच की हेल्प से एक को पर्टिकुलर जला सकते हैं, एक को पर्टिकुलर ऑफ रख सकते हैं। इसीलिए हम पर्टिकुलर स्विच का यूज करते हैं, ताकि हमें जब जिसकी ज़रूरत हो हम उसके अकॉर्डिंग उसको यूज कर लें। तो आपकी ये हो गई जो MCB वाले ग्राउंड है, सभी बल्ब को सीधा कॉमन करके आपने उसे
ग्राउंड कर लिया, ये आपकी बल्ब जल गई। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है जब आपका बल्ब और जब आपका फैन दोनों साथ में चलाना हो। तो ये आपकी हो गई मेन बोर्ड, जिसमें आपको कई स्विच है, आपको सॉकेट है, इंडिकेटर है, एमसीबी है। तो सबसे पहले जितने हमारे पास जलाने हैं, बल्ब हो या पंखे, उतने स्विच तो होंगे ही। 1 2 3 और 4 स्विच होगा। एक उसके बाद आपको इंडिकेटर के लिए होगा, एक आपको फिर आपका एमसीबी के लिए होगा। ठीक है, टोटल आपके पास 6 होनी चाहिए। तो इस 2 पोल जो आपका सॉकेट है, 2 पोल वाले में आप उन्हें उसका एक स्विच है, और एक 3+2 वाला जो है एक उसका आपका स्विच है। ठीक है, अब जो हम क्या किए, सभी को जो आपकी सप्लाई वाली आ रही है आप उसे सबसे पहले एमसीबी में दिए। एमसीबी से आपका डायरेक्ट कनेक्शन सभी सारे स्विच को है, सभी 6 स्विच को आपने दे दिया। ठीक है, अब हमारा एक अर्थिंग है, एक आपका ग्राउंड है। ग्राउंड वाला तो आप सभी को सारे से, बल्ब से, पंखा से लेके सभी को आप कॉमन कर लिए और आप वहाँ पे ग्राउंड दे दिए। अब ये जो आपका सॉकेट है, 2 पोल वाले से आप इस वाले स्विच को कनेक्ट किए और इस वाले से इस स्विच को कनेक्ट किए हो। अब एक एक बल्ब से एक एक स्विच को कनेक्ट कर दे, एक पंखा से एक पंखा को स्विच को कनेक्ट कर दे, और तीनों बल्ब से एक एक स्विच को कनेक्ट कर दे। अब जब आपकी सप्लाई आएगी तो आप पार्टिकुलर किसी एक स्विच को ऑन ऑफ करके फैन या बल्ब जला सकते हैं। तो ये आपकी होगी, जब आपको एक ही साथ फैन और बल्ब जलानी हो तो आप कैसे जलाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है, अब इसी तरीके से 3 बल्ब है, 2 पंखा है, तो कुछ नहीं करना है, जितने सारे बल्ब हैं उतने, इसमें कुछ नहीं है, जितने आपके बल्ब है उतने तो स्विच होंगे ही, और जितने आपके फैन है उतने आपके स्विच होना है। 1 2 3 4 5 स्विच होगा। फिर आपका एक होगा इंडिकेटर के लिए, फिर आपका एक होगा एमसीबी के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपके जितने सारे कंपोनेंट लगे हैं सबके लिए एक एक स्विच होगा। तो आपकी ये सप्लाई वाली आई, इसे आप एमसीबी को दिए, इस एमसीबी से आपने जो है सभी को कनेक्ट कर दिया, एक स्विच की हेल्प से सभी को आप इसे एक साथ कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब आपकी ग्राउंड वाली है, तो सभी को एक साथ ग्राउंड में करके फैन, बल्ब सभी से लेके सबको आप यहाँ ग्राउंड कर दिए। अब जो है सभी बल्ब के साथ एक एक जो भी वायर है सभी को आप कनेक्ट कर दो, जहाँ से जो भी आ रही है। फैन से आपकी आ रही है तो फैन वाले में कनेक्ट कर दें, बल्ब से आ रही है तो बल्ब वाले में, मतलब पर्टिकुलर स्विच के साथ। तो सभी बल्ब, सभी पंखे से आप एक एक स्विच को कनेक्ट कर दें, ताकि आप पार्टिकुलर स्विच से उसको कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये आपकी हो गई जब आपको 2 फैन और 3 बल्ब साथ में जलाना हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो ये से सारे क्वेश्चंस हो गए। तो ये आपके सारे इलेक्ट्रिकल के, जो भी कंप्यूटर के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये सभी हो गए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो मैं आपको कोशिश की हूँ कि सारी चीज़ों को समझाने की। आप इसे 1 से 2 बार देख ले, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसी तरीके के वीडियो मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन जो आपको स्किल टेस्ट में पूछे जाते हैं। अगर मुझे और भी पता लगती है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उसकी वीडियोज़ भी आपके लिए ज़रूर लाऊँगी। लेकिन अब एक वीडियोज़ तो आपके इंटरव्यू के लिए आएगी, और आपको जो है टेस्ट सीरीज़ की वीडियोज़ आएगी, जैसा कि मैं पहले भी बताई हुई हूँ। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 को अच्छे से देख लें, जिसके बेस पे आप टेस्ट लगा सको कि आपकी ये सब क्वेश्चंस आपकी सही हो रहे हैं। ठीक है, और ब्रेड बोर्ड वाला जो है, अगर आप कमेंट करोगे कि ब्रेड बोर्ड वाला, और आपको 1-2 वीडियोज़ और भी चाहिए, हो सकता है ब्रेड बोर्ड वाला आपको समझ में ना आया हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस पे आपको ओनली केवल ब्रेड बोर्ड की वीडियोज़ चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो मैं कोशिश करूँगी ब्रेड बोर्ड की वीडियोज़ बनाने की, जिस पे आपको सर्किट समझाऊँ, कि आपको सर्किट समझ में आ जाएगा तो आप वहाँ पे कनेक्शन कर लोगे। अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है आईसी ब्रेड बोर्ड, तो आप वहाँ पे अच्छे से कर सकते हो बिना कोई हेजिटेशन के। आपको सबसे पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि आप ये कर लोगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियोज़ बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो
सबसे पहले आप एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं अभी बताई हुई हूँ कि जो मैं आपके लिए PDF बनाती हूँ, ये वीडियोस बनाती हूँ, मैं काफ़ी मेहनत से बनाती हूँ। तो मेरी उम्मीद यही रहती है आप सभी से कि आप जो है अपने फ्रेंड्स वगैरह में इसे शेयर ज़रूर करें। आप इसे जितना अच्छा प्यार पहले वीडियोस को दिए हैं, आपके जो है उस पे जो है आपको 2000 प्लस 2000 से ज़्यादा व्यूज़ उस पे है, ठीक है, लेकिन आपके उस हिसाब से लाइक नहीं आए। तो दोस्तों, आप सभी वीडियोस देखते हो, आपकी अब ऐसा क्या है कि अब आपका अगर काम हो जाए तो आप उसे लाइक भी नहीं करते हो। तो अगर आप एक लाइक कर देते हो, एक कमेंट्स कर देते हो और एक शेयर कर देते हो, तो इसमें आपका कुछ नहीं चला जाता है। आप वीडियोस देखते हो, लेकिन आपसे ये भी है कि आप पूरी वीडियोस देखते नहीं हो और वीडियोस के आधे में ही बोलते हो कि ये नहीं है और ये नहीं है, PDF भेज दो, ड्रेस वगैरह जो भी आपके साथ जो भी क्वेश्चंस है, मैं जबकि सभी क्वेश्चंस के जवाब मैं कोशिश की हूँ कि पहले ही आपको दे दूँ, आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, लेकिन फिर भी आप बिना वीडियोस को देखे हुए आधे में ही कमेंट करते हो, ये सही नहीं लगता है। आप फुल वीडियोस देखो, उसके बाद आप ज़रूर कमेंट करो कि आपको ये समझ नहीं आई या आपको ये चीज़ जानना है, तो मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके डियर, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो भी नहीं किए सब्सक्राइब करें। मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन हाँ, बाय बाय से पहले आप अपनी जो है इसकी लाइव टेस्ट की एक्सपेक्टेड टेस्ट देख ले, उसमें आपकी क्या सब है कि कौन कौन सी आपकी स्किल टेस्ट में आ सकते हैं प्रश्न क्वेश्चंस, यहाँ पे आप देख ले कि आपको जो भी मैं बताई हूँ उसी से आएंगे। ब्रिज रेक्टिफायर, मल्टीमीटर, जो भी आपको मैं बताई हूँ उसी से, कनेक्टर, VGA, HDMI। ओके, ये आपकी हो गई, जो आपकी 20 मार्क्स के होंगे, ये आपके स्किल्स हो गए। और आप इसके क्वेश्चंस के जवाब देते जाओ, आप जा ही रहे हो तो एक बार क्वेश्चंस के जवाब दे दो ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। ये कौन सी कैपेसिटर है, ठीक है, फिर है ये कौन सी, ये क्या है और ये किस टाइप की है, उसके बाद है आपका ये क्या है और ये कौन सी टाइप है, उसके बाद ये कौन सी पोर्ट है, और इसकी आंसर में बता ही दी हूँ, क्लैंप मीटर। आप इसका एक दो यूज बता दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखी वो सबसे पहले पार्ट 1 देखे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।